हेलो दोस्तों, वेलकम टू ताकड़ साइंस क्लासेज। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं ना, जिससे ये मान के चलो कि रेट 2020-21 में प्रश्न आना निश्चित है। दोस्तों, अगर प्रश्न नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा इस टॉपिक से। ये मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों, प्रश्न आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने चारों रेट सीटेट जितने भी टीचर संबंधित एग्जाम है वो उठा के देखे, और कहीं ना कहीं इस टॉपिक से प्रश्न टच था। इसीलिए इस टॉपिक को मैंने यहाँ पे लिखा, और इस टॉपिक से एक प्रश्न आएगा रीट 2020-21 में, जब भी प्रश्न एग्जाम होगा। तो दोस्तों इधर ध्यान से देखना। यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है, फॉर्मेट बनाया है, इस फॉर्मेट में अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, इसको हम देखेंगे और मैं साथ को साथ समझाता जाऊँगा। लेकिन ये बात आप क्लियर कर लेना कि इस टॉपिक से एक प्रश्न रीट में आएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, अगर नहीं आएगा प्रश्न तो। ठीक है ना दोस्तों? तो ये मैं इतने विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं पढ़ाई यहाँ पे पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब प्रश्न आएगा। तो आप इधर ध्यान देना। और जो मैं ट्रिक बताऊंगा ध्यान रखना, मैं मनोविज्ञान का यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स तो करवा ही रहा हूँ, इसके साथ साथ में क्या अद्भुत ट्रिकें बता रहा हूँ, जिससे क्या आपको डायरेक्ट एग्जाम में जैसे आप पेपर खोलोगे ना, तो आपको सीधी ट्रिक याद आ जाएगी कि इसकी ट्रिक, कल और मैंने ट्रिक बताई थी ना, केजी वाली ट्रिक, डायरेक्ट याद आ जाएगा। के फोर क्या होता है? क्रो एंड क्रो किशोरावस्था, जी फोर होता है गर्भकाल, और फिर मैंने बताई बाबू पीपी, तो बाबू क्या हो जाएगा? बर्क, और पीपी का मतलब पूर्व और परिपक्वता। तो ऐसी जो ट्रिक है ना, ये अद्भुत ट्रिक है, जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। दोस्तों, हम बिना समय गवाए इधर आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। तो इधर ध्यान देना। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो टॉपिक ये है विकास के वंशक्रम संबंधित सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है विकास के वंशक्रम संबंधित सिद्धांत। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, सब जने ध्यान से देखना है क्या लिखा हुआ है। देखो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, एक क्वेश्चन रीट 2020-21। दोस्तों, मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया, चारों दो रीट, दो आरटेट पेपर उठाए, सीटेट के पेपर उठाए, और मैंने अदर स्टेट के जितने भी एमपी टेट यूपी टेट उसके पेपर उठाए, और मैंने देखा तो ये जो टॉपिक है ना, ये वाला कौन सा, विकास के वंशक्रम संबंधित सिद्धांत, इससे हर बार प्रश्न कहीं न किसी रूप में पूछा गया था। कभी किसी रूप में पूछ लेगा, कभी किसी रूप में पूछ लेगा कि एक परिवार में माता पिता, तो एक माता आईएएस है, पिता आईपीएस है, और उसका बच्चा चोर बन गया, कौन निम्न में से कौन से सिद्धांत के अनुसार है? लोगों को न तो हवा लगी न धुआं, कुछ भी नहीं लगा उनको। तो इधर ध्यान देना, ऐसे हम बात करेंगे इस पर। आइए दोस्तों, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बीज मैन, ये है बीज कोषों का सिद्धांत। पहला क्या है? देखो, पहले सिद्धांत की बात करें हम, बीज कोषों का सिद्धांत। बीज कोषों का सिद्धांत, अब ध्यान देना। देखो, बीज का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो आप। अभी आप खेत पे जाते हो, क्या बोलते हो? बीज बो दो तो क्या लगेंगे? फल लगेंगे। इसका मतलब हुआ बीज। बीज क्या है? बीज का मतलब क्या हुआ? जनन द्रव्य है। जनन द्रव्य का मतलब कि उसकी जो भी बीज है उसकी मूल शक्तियाँ हैं उसमें निहित हैं, तो जनन द्रव्य है। इसको हम क्या बोले? बीज में देखो, बीज में होता क्या है? बीज में जनन द्रव्य तो होता है, तो ये बीज में क्या आ गया? देखो, जनन द्रव्य हो गया। और क्या जनन द्रव्य मर जाता है क्या? कभी नहीं मरता। आम बरसों से पहले थे और आम आज भी हैं। खजूर पहले भी थे, खजूर आज भी है। इंसान बहुत पहले थे और आज भी हैं। तो ये क्या रहता है? अमर रहता है। अब जो अमर रहेगा वो खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो वो निरंतर चलता रहता है ना। देखो, आज के हजारों वर्ष पहले भी पेड़ पौधे थे और आज भी है, इसका मतलब क्या हो गया? ये निरंतर हो गया। तो दोस्तों ध्यान देना, इसके बारे में बता दूं आपको। देखो, ये बीज में ये है ना, बीज कोषों का सिद्धांत किसने दिया था? बीज कोषों का सिद्धांत जो है ना, बीजमैन ने दिया था। बीजमैन ने दिया था। बीजमैन ने क्या किया था? बीजमैन ने जो प्रयोग किया था चूहों पर, उसने क्या किया कि बहुत सारे चूहे पाले, और जैसे चूहे पाले और चूहे की जो संतान होती थी ना, चूहे का बच्चा था ना, चूहिया, तो उसकी क्या करता था? वो पूंछ काट देता था। फिर उस चूहिया के कटी पूंछ की जो चूहिया है ना, उसके क्या होंगे? बच्चे होंगे, तो उसकी पूंछ काट देता था। ऐसे इसने कई बार तक 20-25 पीढ़ी तक किया, लेकिन इसने ये देखा कि जब भी नई चूहिया आती है ना, तो उसकी वापस पूंछ आ जाती हैं। अब बेचारा टेंशन में आ गया कि इतने सालों से अगर मैं इनकी पूंछ काट रहा हूँ ना, इनकी पूंछ किसी काम में नहीं ले रहा हूँ ना, तो क्या पूंछ अगली पीढ़ी में ख़त्म होनी चाहिए? लेकिन ख़त्म हुई नहीं। अब ख़त्म नहीं हुई तो क्या, माता पिता से जो गुण है ना, वो क्या अपनी संतानों में निरंतर आ रहे हैं, इसलिए तो इसको निरंतरता का सिद्धांत कहा इसने। और मर नहीं रहे थे वो गुण। पूंछ कट संतान में नहीं आती तो हम बोलते हो मर गई, यानी अमर नहीं रही, तो वो अमर थी और वो जनन द्रव्य में थी। ठीक है ना? तो अब ध्यान देना। देखो, आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? ये फोगोट की बातें कुछ नहीं पूछी जाएगी आपसे। आपसे पहला प्रश्न तो क्या पूछा जाएगा? विकास के वंशक्रम संबंधित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से ये 6 सिद्धांत जो लिखना दोस्तों, ये 6, इनमें से ध्यान देना, कोई एक ऐसा सिद्धांत देगा जो इससे संबंधित नहीं होगा, बाकी 3 तो होंगे। बस प्रश्न हर बार यही उठा है इससे। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न इससे ये पूछेगा कि आपको दे देगा, देखो, जनन द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया था?
फिर तो न तो हवा लगेगी ना धुआं लगेगा वहाँ पे। अब आपको देखो बीज, ये बीज कोशिका दे देगा तो आप पहचान लोगे कि बीज मैंने दिया था। तो इधर समझना दोस्तों इसको, ये सिद्धांत जो है ना बीज कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सिद्धांत दिया था हमारा बीजमैन ने। ये सिद्धांत किसने दिया था, बीजमैन ने। एक व्यक्ति का नाम है, ध्यान रखना, बीजमैन। और इसने प्रयोग किस पर किया था, ये भी देखो प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि बीजमैन का सिद्धांत तो बीजमैन ने दिया था, लेकिन उसने प्रयोग किस पर किया था, कबूतर पर, कुत्ते पर, मछली पर, और फिर अंतिम ऑप्शन बन जाएगा चूहे पर। तो फिर आपको हवा लगेगी ना धुआं, और ये क्या आ जाएगा, चूहा, ठीक है ना। चूहे पर इसने क्या किया था, प्रयोग किया था। तो दोस्तों प्रश्न कैसे आएगा कि विकास के वंशक्रम संबंधित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो उसमें पहला सिद्धांत देखो ये भी आ सकता है, जनन द्रव्य का सिद्धांत, अमरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, या आ जाएगा उसमें कोई एक और ऑप्शन में होगा। तो आपको ये समझ में आ गया ना, ये पहला सिद्धांत समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से मेरे को। मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट करके बताओ मेरे को, ठीक है ना। सबको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते चलो। तो इसमें क्या याद रखना है आपको, केवल इतना सा याद रखना है कि विकास के वंशक्रम संबंधी सिद्धांत में से बीजमैन का सिद्धांत है, जनन द्रव्य का सिद्धांत है, अमरता का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है। फिर आगे आइए, इसमें आगे जो इसमें देखो अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। ये दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अर्जित गुण के संक्रमण का सिद्धांत। ये किसने दिया था, ये जो सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत देने वाले थे लेमार्क। लेमार्क ने क्या बोला, लेमार्क ने ये बोला कि देखो साहब, पहले जो ये जिराफ हुआ था ना, जिराफ की गर्दन और ऊँट की गर्दन दोनों की एक जैसी गर्दन रहा करती थी। लेकिन हुआ क्या कि अब ऊँट तो बेचारा कुछ किया ही नहीं उसने तो, लेकिन जिराफ ने क्या किया, उसने सोचा कि मैं कुछ करता हूँ। उसने क्या किया, उसने जो नीचे की पत्तियां थी ना उसको छोड़ के वो क्या करता, वो जो ऊपर की पत्तियां, शुद्ध पत्तियां खाने की कोशिश करता था। जैसे जैसे ध्यान देना हो, जैसे जैसे वो शुद्ध पत्तियां खाने की कोशिश करता था, उसकी गर्दन की लंबाई बढ़ती गई। और एक समय ऐसा आया कि उसकी संतानें जो होती थी ना, उनकी गर्दन भी लगातार बढ़ने बढ़ने लगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माता पिता से बच्चों में जो गुण है ना वो क्या हुए, स्थानांतरित हुए, संक्रमण हुआ उनका, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इधर ध्यान देना, ये किसने दिया था, ये जो है ना अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत जो दिया था ना, सिद्धांत देने वाले का नाम है लेमार्क। ये लिख दिया मैंने, देखो लेमार्क, किसने दिया था ये सिद्धांत, लेमार्क। याद रखना दोस्तों, कई बार प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से आ सकते हैं। पहला तो मिल जाएगा देखो जनन द्रव्य का सिद्धांत बीजमैन, दूसरा मिल जाएगा अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत लेमार्क, और इसमें मिल जाएगा मौलिक गुणों का सिद्धांत। ये ऐसे कुछ मिल जाएंगे, इसको उल्टा उल्टा कर देंगे, कई बार प्रश्न आ चुका है ये। तो इधर ध्यान से देखना, ये समझ में आ गया ना, इसने किस पर प्रयोग किया था, जिराफ की गर्दन पर। तो यहाँ पे लिख दूं मैं जिराफ, किस पर प्रयोग किया था, जिराफ पर। और जिराफ की गर्दन, जिराफ पर कैसे प्रयोग किया था कि जिराफ की गर्दन पहले तो ऊँट के समान थी, लेकिन बाद में बढ़ने लगी। यहाँ तक चीज़ क्लियर है ना। अब आगे आ जाइए यहाँ पे, ये है मौलिक गुणों का सिद्धांत। मौलिक गुणों का सिद्धांत देने वाले कौन है, तो मौलिक गुणों का जो सिद्धांत है ना, ये मेंडल ने दिया था। मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे लगाए, मटर के पहले पौधे लगाए, फिर क्या किया उन्होंने, एक कुछ पौधे लिए लंबे, कुछ लिए बोने, दोनों को एक साथ लगाया, तो हमें ऐसी लंबाई के पौधे प्राप्त हुए जो न तो बिल्कुल छोटे थे न बिल्कुल मोटे थे, मतलब लंबाई में पर्याप्त थे, बीच की लंबाई के प्राप्त हुए, तो उन्हें बोले औसत संकर वाले पौधे। फिर उनको वापस लगाया ना, तो फिर क्या हुआ कि जो अगली तीसरी पीढ़ी आ रही ना, तीसरी पीढ़ी में ध्यान देना, कुछ तो पौधे लंबे हो गए और कुछ क्या हो गए, बोने रह गए। तो इसका मतलब इन्होंने क्या समझाया, इसका मतलब ये समझाया कि पहली पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी के गुण समान होते हैं। समान का मतलब ये होता है कि पहली पीढ़ी में जो गुण है वो तीसरी पीढ़ी में वापस रिपीट हो जाते हैं, यही बात इन्होंने बताई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखो प्रश्न कैसे आया था, एक बार स्टेट में प्रश्न आया था कि दादा के गुण पोते में तथा दादी के गुण पोती में जाना कौन से सिद्धांत को बताता है। तो अब देखो ये कौन से सिद्धांत को बताता है, ये मौलिक गुण के सिद्धांत को। मौलिक गुण के सिद्धांत किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। प्रयोग किस पर किया था, इस मेंडल ने प्रयोग किया था मटर पर प्रयोग किया था इसने, ठीक है। और क्या बताया था कि इसने ये बताया था कि देखो क्या बताया था इसने, पहली पीढ़ी के जो गुण है ना वो दूसरी में तो रिपीट नहीं होंगे, लेकिन किस में हो जाएंगे, तीसरी में रिपीट हो जाएंगे। तो पहली पीढ़ी के गुण किस में आ जाएंगे दोस्तों, तीसरी पीढ़ी में। इसका मतलब हुआ कि दादा दादी के गुण किस में आएंगे, पोते पोती में आएंगे। बस इतनी सी सिंपल बात है इसने, और फोकड़ी बात कुछ नहीं बोली इसने। फिर ध्यान रखना, सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लेना और रीट का पेपर उठा के देख लेना कितनी बार इससे प्रश्न आया है। सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। अच्छा, सोरेनसन ने क्या बताया था, उसने साहब ये बात बताई थी कि देखो जैसे माता पिता होंगे उसी के सम्मान, प्रतिरूप का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये प्रतिमान का मतलब होता है, प्रतिमान का मतलब होता है आकृति, मॉडल,
प्रतिरूप, स्वरूप, रूप, आकार, इतने मतलब होते हैं इसके। तो ये क्या है देखो, समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि साहब मनुष्य के मनुष्य ही पैदा होगा, और पशु के पशु पैदा होगा, मछली के मछली पैदा होगी, कुत्ता के कुत्ता ही पैदा होगा। इसका मतलब ये क्या है, समान आकृति वाले जीव अपने ही समान क्या करेंगे, जीवों को उत्पन्न करेंगे। देखो बहुत सी, अरे इसमें से प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि एक कबूतर अपने ही समान एक कबूतर के बच्चे को जन्म देता है, अपने ही समान संतति उत्पन्न करता है, किस सिद्धांत का, ये किस सिद्धांत को फॉलो करता है, तो ये समान प्रतिमान के सिद्धांत को फॉलो करता है। किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। ये यहाँ पे लिख दूं मैं सोरेनसन, ये लिख रहा हूँ देखो सोरेनसन, ठीक है सोरेनसन। फिर आगे आ जाते हैं इसमें, देखो ये प्रत्यागमन या विपरीत गुणों का सिद्धांत। प्रत्यागमन या विपरीत गुणों का सिद्धांत ये क्या कहता है, तो साथियों ध्यान रखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं। इसमें हवा न लगेगी, न धुआं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा आपके। ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ध्यान देना। प्रत्यागमन, प्रत्यागमन का मतलब होता है कि जो होना चाहिए उसके बिल्कुल उल्टा हो जाना। हमारा क्या देखो, जैसे कि हमारा होना तो क्या चाहिए था, रीट में सिलेक्शन। हम तो ये सोच के बैठे थे कि हमारा तो 2020-21 में रीट में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या हो जाता है, प्रत्यागमन, मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाता है उसके। हमने तो सोच रखा था सिलेक्शन होगा, लेकिन वही नहीं। तो अभी आगे देखिए इसको, प्रत्यागमन या विपरीत गुणों का जो सिद्धांत है ना, इसमें ये सिद्धांत हमें यही बताता है, प्रत्यागमन ध्यान नहीं, मानसिक क्रिया से संबंधित है। ये किससे, मानसिक क्रिया से संबंधित है, मानसिक क्रिया से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ, मानसिक क्रिया से संबंधित है, इसका मतलब ये होता है साथियों कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ध्यान रखना, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता से संतान में बिल्कुल विपरीत गुण आ जाते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि पिताजी तो बहुत ईमानदार है और उनका बच्चा जो होता है ना वो बिल्कुल ही बेईमान यानी डाकू चोर हो जाता है, तो ये क्या होता है, विपरीत गुण आते हैं। और कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि उनके पिताजी तो मतलब पिताजी तो बहुत खराब है, डाकू हैं, चोर हैं, लेकिन उसका पुत्र जो है ना वो क्या, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये क्या हो रहा है, उनकी मानसिक क्रिया ही तो है। देखो वो तो, हम जो चोरी ये वगैरह करते हैं ना, तो ये मानसिक क्रिया से तो करते हैं। हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि हम चोरी करने चले तो डाकू बन जाते हैं, कहीं पे लूटपाट करते हैं, तो किससे करते हैं, मानसिक क्रिया से तो करते हैं ना। अब इसका मैं लेटेस्ट उदाहरण दे दूँ आपको, बहुत अच्छा, लेटेस्ट क्या बहुत अच्छा उदाहरण दे दूँ जो कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है और पूछा गया है। तो उसका उदाहरण है देखो, हिरण्यकश्यप के है ना प्रहलाद का जन्म होना। अब देखो वो तो क्या था, एक मतलब भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन प्रहलाद तो बिल्कुल भगवान को मानता था। तो ऐसे ऐसे इसके कई उदाहरण आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मानसिक क्रिया से संबंधित है, ये भी आपको समझ में आ गया। लास्ट में असमानता का सिद्धांत, असमानता का सिद्धांत ये है शारीरिक क्रिया से, किससे, ये शारीरिक, शारीरिक क्रिया से संबंधित है, ये शारीरिक क्रिया से। तो दोस्तों शारीरिक क्रिया से कैसे, देखो शारीरिक क्रिया से आपने देखा होगा, जैसे किसी किसी के देखो पिताजी तो बेचारे क्या है, बिल्कुल दुबले पतले और कद में भी छोटे, लेकिन उनके संतान जो होती है ना, उनका पुत्र बिल्कुल ऊंट की तरह लंबा और हाथी की तरह चौड़ा। तो अब क्या हुआ इसमें, शारीरिक क्रिया तो नहीं, शरीर की क्रिया तो हुई, हुई कि नहीं हुई, शरीर क्रिया हुई। तो कई बार ऐसे प्रश्न आ सकता है कि एक एक परिवार में पिताजी की लंबाई तो इतनी फीट है और उनका वजन इतना किलोग्राम है, लेकिन उनके पुत्र का वजन उससे पिता से ज़्यादा ही होगा, ध्यान रखना। तो ये कौन से सिद्धांत को, कौन से सिद्धांत का कथन है, तो ये है हमारे असमानता का सिद्धांत। दोस्तों ये बात आप अच्छे से सोच लो कि इस बार रीट में समय बहुत ज़्यादा मिल चुका है आपको। आप ये मत सोचना कि पिछली बार रीट के जितने चारों पेपर आए ना लेवल वही हो सकता है, या फिर ऐसा कि नहीं इतने टफ पेपर में आया नहीं तो अब भी नहीं आए। इस बार मनोविज्ञान का हर बार पेपर टफ आता है और इस बार भी आ सकता है, इसकी कोई आप ये नहीं कह सकते हो। पिछली बार का पेपर उठा के देखना मनोविज्ञान का, अगर 30 में से 30% हवा नहीं लगी थी उस समय, अच्छी अच्छी कोचिंग संस्थान है ना उसके 30 में से 30% नहीं आए थे उस समय। तो इसलिए मनोविज्ञान का प्रश्न जो पेपर आता है ना 30% वो काफ़ी मतलब अच्छे लेवल के आते हैं, मैं ये नहीं कहता कठिन आते हैं, बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। और अगर आपको अच्छे लेवल से पढ़ना है बहुत सटीक, ये आप पढ़ो ना तो इसको ध्यान रखना, 10 घंटे की क्लास ले ले इसमें लोग भाग, लेकिन हम बहुत सटीक, मैंने आपको 10 मिनट में 10-12 मिनट में सटीकता से क्या किया, आप सब प्रश्न को कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो क्या करोगे, आप लाइक करोगे, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। यदि आप अपना रीट में सिलेक्शन करवाना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ मेरे को यही रीट जो आ रही है इसमें क्लियर करनी है, तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लोगे और इसके जितने भी वीडियो है इसको ध्यानपूर्वक देखोगे, और मैंने कई अभ्यास प्रश्न करवा दिए उनको ध्यान से करोगे। दोस्तों इसका आप जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो इसमें से सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। विकास के वंशक्रम संबंधित सिद्धांत, ये 6 सिद्धांत है, इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं, पहला तो प्रश्न ये आ जाएगा। तो समझ में आ गया, पहला प्रश्न तो कौन सा आ जाएगा, इनमें से कौन सा सिद्धांत है या नहीं, सत्य है या नहीं में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न इसमें कौन सा आ जाएगा, दूसरा प्रश्न आएगा इसमें ये सिद्धांत दे देगा आपको। देखो बीज कोशों का सिद्धांत, या तो फिर पूछ लेगा कि किसने, मतलब बीज में ने दिया था, बस ऐसे दे देगा। और इसमें दे देगा कि देखो मौलिक गुणों का सिद्धांत मेंडल। तो इसमें से पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है या सही सुमिलित नहीं है, और या पूछ लेगा कि किस में से प्रयोग है। 3 प्रश्न आ सकते हैं इसमें से, चौथा प्रश्न आएगा ही नहीं, या चौथा भी आएगा तो उस कंटेंट के अंदर से आ जाएगा। मतलब इस पूरे पेज से 4 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, 4 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते। तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले आप, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ताकड़ साइंस क्लासेज। प्यारे साथियों, मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों मैं आज एक ऐसा नया टॉपिक लेकर आया हूँ ना, जिससे रीट में प्रश्न आने की संभावना 100 में से 100% है। जी हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए, रीट 2020-21 में इस टॉपिक से प्रश्न आना 100% संभावित है। दोस्तों आप पुराने सी टेट के, एम पी टेट, यू पी टेट, पी टेट, एच टेट, बी टेट, इनके पेपर उठा के देखना, कहीं न कहीं इस टॉपिक से प्रश्न आया हुआ है। तो रीट में भी ऐसी उम्मीद की जाती है कि इस टॉपिक से क्या आ सकता है, प्रश्न आ सकता है। तो दोस्तों ये प्रश्न तो आपने पढ़े होंगे, और मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा भी, सही नहीं पढ़े होंगे तो, लेकिन ध्यान देना मेरा उद्देश्य क्या है, ट्रिक, अद्भुत ट्रिक लेके आया हूँ मैं आपके सामने। ये लिखा हुआ देखो, क्या, वातावरण की मनोवैज्ञानिक की परिभाषा। आप इन परिभाषाओं में हर बार बताता आ रहा हूँ कि इन परिभाषाओं को आप रट लो, परीक्षा हॉल में जाते भूल जाओगे। देखो ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी और सबसे मोटी, बोल सकते हैं हम, सबसे मोटी समस्या होती है क्या, कि यहाँ से तो परिभाषा याद कर लेगा, आराम से रट लेगा कि साहब ये है और ये है, लेकिन परीक्षा के हॉल में जाते कुछ नहीं आएगा, ना उसको हवा लगेगी ना उसको धुआं लगेगा। तो साथियों इन परिभाषा को मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। और मैं फिर इससे आपको एक बार बता दूं कि मैंने मनोविज्ञान के जितने भी वीडियो बताए हैं ना, देखो जो सिंपल याद हो जाता है उसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार, लेकिन जो याद नहीं होता ना, हमें लगता है कि परीक्षा में भूल जाएगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं एक स्पेशल ट्रिक बनाता हूँ। वो ट्रिक क्या का, वो कोड जो है ना, जैसे आपके पेपर में आपके प्रश्न आया, डायरेक्ट क्या होगा, वो कोड याद आ जाएगा आपको। तो साथियों अभी तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अद्भुत, बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक ट्रिक बताऊंगा। चलें चलें करते हैं स्टार्ट। आइए दोस्तों, देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वातावरण की मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा। साथियों ये परिभाषा आपको याद करने में काफ़ी दिक्कत आती होगी, काफ़ी समस्या आती होगी, आप याद तो करते होंगे। देखो ये ट्रिक जो है ना, ये कैसे काम करेगा, जैसे प्रश्न आया पेपर में, आपको ट्रिक याद आएगा, ट्रिक याद आते हैं आपका ऑप्शन सही लग जाएगा। साथियों ये जो एक नंबर की परिभाषा आती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना साथियों, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट कि आपकी ज़िंदगी को पलट देगी। आपको ये कभी एक नंबर जो है ना, या तो आपको स्कूल में भेज देगा, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में आपका नाम रोशन कर देगा, या एक नंबर आपका ये नाम बिल्कुल बदनाम कर देगा कि हाँ ये बंदा बहुत पढ़ता था, अच्छी खासी तैयारी कर रहा था, पता नहीं इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, भगवान ही इसका, फिर बोलेगा कि इसी तो किस्मत खराब है, इसका भाग्य ही खराब है, इसमें तो राहु का दोष है, केतु का दोष है। लेकिन दोस्तों वास्तविकता बताऊँ ना मैं, दोष किसका नहीं होता, दोष हमारा खुद का होता है। हम नहीं पढ़ते हैं। सोचो ना आप, उसी इंसान ने जन्म लिया जिस, और हमने भी जन्म लिया, एक इंसान जिला कलेक्टर बन जाता है और हम चपरासी तक नहीं बन पा रहे हैं। समझ में आ रही है साथियों, तो ये हमारा खुद का दोष है, वो जिला कलेक्टर बन गया, ये उसकी विशेषता है, और हम चपरासी तक नहीं बन पा रहे, ये हमारी क्या है, कमी है, हमारा दोष है। तो आइए दोस्तों इस दोष को दूर करते हैं और मनोविज्ञान को अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लेते हैं, ताकि जब भी हमसे प्रश्न आए तो गलत नहीं हो। मनोविज्ञान में अक्सर प्रश्न जो होते हैं ना वो गलत होते हैं, इस गलती से बचने के लिए मैं आया हूँ और आपको यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ। तो साथियों बात करते हैं ट्रिक की। देखो पहले तो हम परिभाषा को देखते हैं। वुडवर्थ की जो परिभाषा है ना, ये वुडवर्थ की परिभाषा क्या कहते हैं साथियों, प्रश्न ऐसे आएगा, देखो प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न नंबर आ गया मान लो एक, प्रश्न नंबर 1 आ गया और 1 नंबर का है, कि प्रश्न आ जाएगा हमारे चारों तरफ पहले वे तत्व, घटक और कारक जो, यहाँ पे ध्यान रखना, कारक जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं, वे वातावरण कहलाते हैं।
निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक की वातावरण की ये परिभाषा है या कौन से मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो आप सोचोगे यार मैं रोस भी पढ़ के आया, वुडवर्थ भी पढ़ के आया, जिम्बर्ट भी पढ़ के आया और मैं होब्स कांट ये भी पढ़ के आया, तो सही उत्तर नहीं दे पाओगे ना। देखो ना मैंने पढ़ ली परिभाषा, लेकिन इसका देखो फिर नीचे भी वही परिभाषा, देखो नीचे कौन सी परिभाषा है, रोज की परिभाषा क्या है, हमारे चारों तरफ फैली वह शक्तियाँ जिनका प्रभाव जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। साथियों इस परिभाषा और इस परिभाषा में केवल मात्र एक दो शब्दों का अंतर है, बाकी लगभग परिभाषा का अर्थ अभिप्राय बिल्कुल रोका हुई है। तो आइए साथियों अगली परिभाषा की बात करते हो। ये जिम्बर्ट क्या कहना चाहते थे? जिम्बर्ट हमारे चारों ओर फैली वे वस्तुएं जो हमें जीवन पर्यंत प्रभावित करती हैं वे वातावरण कहलाती हैं। साथियों आपको कुछ समझ में आ रही क्या ये चीज़? क्या आपका दिमाग काम कर रहा है इसमें? हाँ दिमाग तो काम कर रहा है, लेकिन परीक्षा में भूल जाएंगे, बात यही है ना। मान लो परीक्षा में यही प्रश्न आ गया, और ध्यान देना दोस्तों एक बात बता दूं मैं, ये प्रश्न तो सीटेट में आया हुआ है। ये जो प्रश्न है ना, ये कैसे आया था प्रश्न देखो, हमारे चारों तरफ फैली वे सभी शक्तियाँ जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार प्रभावित करती रहती हैं, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? ये सीटेट में प्रश्न आया हुआ है। ये तब लोगों को हवा लगी ना, धुआं कुछ नहीं लगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर था रोस, और ऑप्शन में सब थे, तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट तो यहीं पे कट जाते हैं दोस्तों इसमें। तो आइए अब इसकी ट्रिक की बात करते हैं। देखो परिभाषा आपने देख ली और मैंने भी पढ़ा दिया आपको। परिभाषा क्या थी? जो कथन लेकर का वो मैंने बता दिया आपको, ये उन्होंने कथन दिया था और मैंने भी आपको बता दिया। अब ट्रिक की बात करते हैं। देखो ट्रिक की बात करते हैं हम, हमारा जीके, हम बोलते हैं ना हमारा जीके, और हम राजस्थानी के हैं। राजस्थानी में आपको पता है अंग्रेजी तो हम पूरी तरह से वाट लगा देते हैं, समझ में आ रही नहीं आ रही? तो हम देखो हम कैसे पढ़ेंगे, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी साथियों? इसकी ट्रिक हो जाएगी देखो हमारा जीके, तो हम इसको ये बोल दूँ देखो वी जी के, इसको चलो मैं स्मॉल लिख देता हूँ वी जी के। साथियों इसकी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, देखो वी जी के, तो अब वी का मतलब तो क्या हो जाएगा? देखो वी का मतलब तो हो जाएगा वुडवर्थ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वी का मतलब तो क्या हो जाएगा साथियों? वुडवर्थ, ठीक है ना। और ई का मतलब क्या हो जाएगा? एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? तत्व। ध्यान देना, आपको पता नहीं हो ना, एलिमेंट, एलिमेंट आपको मतलब क्या होता है? तत्व। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इसका मतलब क्या हो जाएगा? ई का मतलब एलिमेंट, एलिमेंट मतलब तत्व हो जाएगा। जी का मतलब हो जाएगा कारक, जी का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं जी का मतलब कारक नहीं, जी का मतलब हो जाएगा घटक, ये लिख दिया मैंने घटक, और इसका मतलब हो जाएगा कारक, कैप और हो जाएगा कारक। तो साथियों ध्यान देना, देखो ट्रिक कैसे है, वी जी के, वी का मतलब क्या हो गया? वुडवर्थ, ई का मतलब क्या हो गया? एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब क्या होता है? तत्व, और फिर क्या आएगा? जी का मतलब क्या हो जाएगा? घटक, जी फॉर घटक और के फॉर कारक। तो साथियों ध्यान देना, वुडवर्थ की वातावरण की परिभाषा के लिए ये कोड बनाया है हमने, क्या बनाया है? तत्व और घटक और कारक। देखो इसमें ये तत्व मिले, बाकी तो पूरी सेम है ना, हमारे चारों तरफ फैले तत्व, मृत्यु, जीवन पर्यंत सब कुछ ठीक है, हमें तो केवल इन तीन पे फोकस करना। देखो तत्व, घटक, कारक, इन तीनों में से ध्यान रखना। ये देखो ओब्लिक का चिन्ह लगा हुआ है ना, केवल एक आएगा, तीनों नहीं आएंगे। कि हमारे चारों तरफ पहले तत्व या तो तत्व आ जाएगा, या हमारे चारों तरफ पहले घटक आ जाएगा, या हमारे चारों तरफ पहले कारक आ जाएगा, जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, वातावरण कहलाता है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा वुडवर्थ की है। तो याद हो जाएगी ट्रिक, क्या है ट्रिक? वी जी के, हमारा जी के, वी जी के, ठीक है ना। देखो हमारा जी के ये तो क्या हो गया? हिंदी में हो गया, और वी जी के ये क्या कौन सा हो गया? अंग्रेजी में हो गया। और ये अंग्रेजी में कौन सी है? राजस्थानियों की अंग्रेजी। समझ में आ गया ना साथियों? तो इधर आगे आइए, ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो अब आगे आइए, यहाँ पे देखो रोस। साथियों ये रोस की परिभाषा सीटेट में, एमपीटेट, यूपीटेट कई बार पूछी जा चुकी है, तो ये रीट में अगली बार आपके भी आ सकती हैं। तो देखो इसकी परिभाषा, यदि इस वातावरण की सारी शक्तियाँ रूस जाए तो क्या हमें नौकरी लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी, शक्तियाँ रूस जाएगी। मान लो प्रकाश एक शक्ति है, मान लो प्रकाश अगर रूस गया तो क्या आप पढ़ पाओगे? अंधेरे में नहीं पढ़ पाओगे। जितनी भी शक्तियाँ हैं, वायु शक्ति है, वायु अगर रूस जाएगी तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो वातावरण की सारी शक्तियाँ रूस जाए तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, नौकरी नहीं लगेगी। तो इसका मतलब क्या है? ध्यान देना, यहाँ पे ट्रिक क्या बन जाएगी, यहाँ पे मैं लिख दूँ, देखो ट्रिक बन जाएगी इसकी, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो सारी शक्तियाँ, यहाँ पे लिखी मैंने सारी शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ रूस गई। तो यहाँ पे लिख दूँ देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रूस गई। तो अब साथ में ध्यान देना, इससे और इससे मतलब है, तो इसका तो मतलब हो गया शक्तियाँ, और इसका मतलब क्या हो गया? रोस। ठीक है साथियों, तो ध्यान देना, इसकी ट्रिक क्या हो गई? सारी शक्तियाँ रूस गई। शक्तियों से तो क्या हो जाएगा? हमारे चारों तरफ फैली वे सभी शक्तियाँ जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें हम बोलते हैं रोस। रोशनी, रोज की वातावरण की परिभाषा। तो आइए अब ये परिभाषा आपको आराम से समझ में आ गई होगी।
होगी, ठीक है ना साथियों। अब बात कर लेते हैं आगे जिम की। साथियों आपने जिम की बात सुनी होगी, आप जिम किस लिए जाते हो? कि जिम आप इसलिए जाते हो कि वहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। अभी मैं घर पे देखो, यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं डोले शोले नहीं बना सकता हूँ क्या? आराम से बना लूँगा। क्यों? क्योंकि बना लूँगा, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, वस्तुएं नहीं है। वस्तुओं मतलब क्या होता है, वो भार ऊंचाने के लिए नहीं है, लिफ्ट वगैरह सब ये नहीं है ना मेरे पास। तो हम जिम में क्यों जाते हैं? जिम में हमारे पास वस्तुएं होती हैं, क्योंकि जिम वाले के पास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं बॉडी बनाने के लिए, तो हम इसलिए तो जिम जाते हैं। तो देखो ध्यान देना, ट्रिक क्या हो जाएगी इसकी। जिम, जिम वर्ड को क्या पढ़ना है आपको? केवल जिम पढ़ना है। तो ये लिख देता हूँ मैं, देखो जिम, ये लिख दिया मैंने जिम। और जिम में हम किस लिए जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे वस्तुएं होती हैं। क्या होती हैं वहाँ पे? वस्तुएं होती हैं। तो साथियों जब वस्तुएं और जिम, तो ये भी देखो ध्यान देना, आप पेपर उठा के देख लेना एमपी टेट का, क्या उसमें एग्जाम में ये नहीं आई क्या परिभाषा? तो साथियों ये ट्रिक कैसे लगी, देखो पहली ट्रिक तो मैं बता दूं, वी जी के। वी जी के का मतलब, वी का मतलब होगा वुडवर्थ, ई का मतलब होगा एलिमेंट, और एलिमेंट को हम तत्व बोलते हैं हिंदी में, और जी का मतलब होगा घटक, और के का मतलब होगा कारक। फिर आगे ध्यान देना इधर, फिर अगली परिभाषा है, सारी शक्तियाँ रूस जाएगी, हम नौकरी नहीं लगेंगे। सारी शक्तियाँ रूस गई, हम नौकरी लगेंगे नहीं। तो ध्यान देना, सारी का शक्तियाँ का मतलब क्या हो जाएगा? सारी शक्तियाँ, और रोज की परिभाषा हो जाएगी। ये केवल एक एक शब्द पे फोकस करना आपको। सारी शक्तियाँ, इसका मतलब क्या आ जाएगा? रोज आ जाएगा। इसका मतलब देखो सीधी सी बात, आप वी भी याद रख सकते हो इसमें, कई बार तो वी से आ जाता है। देखो वी का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है वुडवर्थ, ये लिख दिया मैंने वुडवर्थ, और इसका मतलब हो जाएगा क्या? एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? तत्व। ये लिख रहा हूँ मैं एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। तो साथियों इधर ध्यान देना, ये परिभाषा, ये ट्रिक मेरे हिसाब से आपको समझना है। देखो बहुत आसान ट्रिक है। हम जिम में किस लिए जाते हैं साहब? तो हम जिम में है ना, वस्तुएं होती हैं इसलिए जाते हैं, वरना तो हम हमारे घर पे एक्सरसाइज कर ले। तो जिम बट की परिभाषा एक शब्द आएगा केवल, जिम बट की परिभाषा में क्या? वस्तु। रोज की में क्या आएगा? शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ रूस गई। और वुडवर्थ की में क्या आएगा? तत्व। ये वातावरण की परिभाषा हो गई साथियों। अगली वीडियो में हम बात करेंगे वातावरण, विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसे, पहले तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट में इससे प्रश्न आएगा ही आएगा, प्रश्न बाहर जाएगा ही नहीं, इसी से आएगा। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। अब इधर ध्यान दे दोस्तों, अगर आपको ऐसी ट्रिकें जाननी है गणित की, मनोविज्ञान की, साइंस की, ध्यान देना, मैं एक बार फिर बोल दूं, रीट जो है ना, रीट का विज्ञान का कोर्स बहुत बड़ा है। समझ में आ रही? 10 नंबर की शिक्षण विधियाँ हैं, 5 नंबर की बायो है, 5 नंबर की केमिस्ट्री है, 5 नंबर की फिजिक्स है, 5 नंबर की प्रौद्योगिकी है। कितनी विषय को पढ़ोगे आप? अगर आप चाहते हो कि मैं विज्ञान के यहाँ क्या ऐसे प्रश्न लेके आऊँ जो पिछली बार रीट में आए हुए हो और अब आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों की मैं अद्भुत यहाँ पे क्या लेके आऊँ, एक श्रृंखला लेके आऊँ, तो आप क्या करें? कमेंट करके मेरे को बताइए कि हाँ आप क्या करो, ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना साइंस के, रीट के लिए हमें बताया जाए, तो हम मैं आप बहुत ही जल्दी आपको स्टार्ट कर दूंगा। साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा और हमारी ट्रिक आपके दिल को छू रही है, तो आप क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ताकड़ साइंस क्लासेज। प्यारे साथियों, मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ना, जो रीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आप जब भी बात करते हो ना इंपॉर्टेंट टॉपिक ही क्यों करते हो? तो साथियों एक बार स्लाइड में देख लेना, मैंने इतने बड़े बड़े अक्षरों में, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है कि मनोविज्ञान का क्रैश कोर्स। समझ में आ रही ना ये चीज? बिल्कुल आ रही होगी। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मनोविज्ञान का क्रैश कोर्स बता रहा हूँ साथियों। और क्रैश कोर्स में आपको पता है ना, जो प्रश्न छूता है वहीं से आपको बताया जाता है। ठीक है साथियों, तो करें स्टार्ट। दोस्तों मैंने अब तक के मनोविज्ञान में बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, जिनमें से मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपको दी है ना, यदि आपके दिल में लगता है कि हाँ वास्तव में नई चीज है, तो आप हमारे वीडियो को देख के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथियों हम यहाँ पे जो देते हैं ना क्वालिटी तो चलो है ही सही इसमें, लेकिन हम एक अद्भुत चीज, रहस्यमय चीज यहाँ पे जरूर देते हैं आपको। तो प्यारे साथियों हम स्टार्ट कर ही लेते हैं, आइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो देखो, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक। साथियों देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये लिखा मैंने, देखो रीट 2021। अच्छा
तो आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे, अब बहुत सारे प्रश्न आ गए होंगे। पहली बात तो 21 क्यों लिखा? देखो 21 लिखने का मेरा मकसद ये है कि जो रीट की परीक्षा है 20 में हो चाहे 21 में हो, इस टॉपिक से प्रश्न जरूर आएगा, ये मान के चलो। देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, रीट 2020-21 है, इसमें से प्रश्न आएगा, कोई रोक नहीं सकता। और प्रश्न इसमें से तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं साथियों। तो चलो पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो बालक के विकास को, बालक का विकास मतलब इसका सीधा मीनिंग ये है कि एक बालक ने जन्म लिया, उसकी लंबाई कैसे बढ़ रही है, उसका वजन कैसे बढ़ रहा है, उसका मानसिक विकास कैसे बढ़ रहा है, कि वो बच्चा कितना सोच पा रहा है, कितना तर्क कर पा रहा है, किन चीज़ों को समझ पा रहा है, किन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, ये सब जो है ना बालक के विकास के अंदर आती है। तो अब देखो ध्यान देना, प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक आता है उसका जन्म स्थान। साथियों ये बात आपने वैसे देखी होगी, जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान का मतलब कि वो जन्म कहाँ पे ले रहा है, राजस्थान में ले रहा है, भारत में ले रहा है, अमेरिका में ले रहा है, यूरोप कंट्री में ले रहा है, जन्म का स्थान। साथियों समझ में आ रहा है ना, जन्म स्थान। अब देखो दोस्तों, अगर देखो आपने खुद ने देखा होगा, देखो आप खुद देखते हो ये चीज कि दक्षिण भारत के बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं वहाँ पे। दक्षिण भारत से इतने साइंटिस्ट हैं, एपीजे अब्दुल कलाम है, श्रीनिवास रामानुजन है, बहुत सारे क्या है साइंटिस्ट हैं। लेकिन इधर उत्तर भारत के बहुत कम साइंटिस्ट होते हैं। तो साथियों स्थान का फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, आप बताओ खुद। बिल्कुल पड़ रहा है फर्क। आप खुद देख लो, ठंडे प्रदेशों की बात करते हैं, जैसे उधर यूरोप कंट्री में देख लो आप, कितने साइंटिस्ट हैं वहाँ पे, ढेर लगा हुआ है साइंटिस्टों का, नई नई खोजें कर रहे हैं। हाइड्रोजन से कार चला रहे हैं वहाँ पे यूरोप कंट्री में। पता नहीं उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित कर दी जाती। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। तो कहीं ना कहीं देखो, हमने भी जन्म लिया, उन्होंने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया। बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि उन्होंने अलग स्थान पर जन्म लिया है और हमने अलग स्थान पर जन्म लिया है। तो साथियों ध्यान देना, जन्म स्थान का भी महत्वपूर्ण फर्क पड़ता है। जन्म स्थान एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। जैसे जन्म स्थान में आप भारत में जन्म ले रहे हो, या फिर मैं लिख देता हूँ, देखो भारत में जन्म ले रहे हो आप, या अमेरिका में जन्म ले रहे हो आप, इसका बहुत फर्क पड़ता है। आपके पास अमेरिका लिख देता हूँ मैं, या फिर यूरोप कंट्री है, अमेरिका यूरोप है, आप कहाँ पे जन्म ले रहे हो, यूरोप, ये लिख दिया साथियों। तो आप जिस स्थान पर जन्म ले रहे हो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है साथियों। तो ये चीज़ समझना है कि ना, पहला जन्म। अब जन्म कर्म का मतलब बता दो साथियों। आपने अक्सर अपने परिवार में देखा होगा कि जो पहला, जैसे कि जन्म लिया किसी बालक ने, और पहला जो बालक होता है ना, वो थोड़ा देखो शरीर में क्या कि हष्ट पुष्ट होता है, और मानसिक विकास की तो देखो पहले घोषणा नहीं की जा सकती है, लेकिन शरीर में तो हष्ट पुष्ट होता है ना। फिर सेकंड वाला बच्चा होता है वो उससे थोड़ा दुबला पतला होता है, और जो तीसरा बच्चा होता है वापस वो क्या हो जाता है, वापस वो थोड़ा हष्ट पुष्ट होता है। तो देखो इसका सीधा मीनिंग ये हुआ है कि साहब जन्म के क्रम का, जन्म आप पहले बच्चे हो, पहले जन्म में बच्चे हो, या दूसरे जन्म में बच्चे हो, या फिर तीसरे जन्म में बच्चे हो, इसका बहुत फर्क पड़ता है साथियों। फिर अगली बात आती है, देखो ये डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा वातावरणीय कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है या नहीं करता है, ऐसे प्रश्न आते हैं इसमें से। मैंने आपको बता दिया ना प्रश्न कैसे आते हैं, कि निम्न में से कौन सा वातावरणीय कारक बालक के विकास के प्रभाव को प्रभावित करता है। तो जैसे कि ऑप्शन में आ जाएगा कि आयु, बुद्धि लब्धि। अब साथियों ध्यान देना, इसमें से जो 10 का मतलब 8 कारक लिखे ना, इनसे कोई भी बाहर आता है तो उसको लगा दोगे आप, नहीं में तो और हाँ में इसी में से लगा दोगे। तो अब ध्यान देखो, ये लिखा हुआ वातावरण, वातावरण किस किस का वातावरण साथियों, ध्यान देना, समाज का वातावरण। ये तो आपने देखो अक्सर बात देखी होगी, अगर हमारा समाज पढ़ा लिखा है, हमारे समाज के सभी सदस्य पढ़े लिखे हैं, हमारा समाज प्रतिभा का धनी है, तो उसके जो प्रोडक्ट आएंगे ना, यानी उसके बच्चे जो रहेंगे ना, वो भी प्रतिभा के धनी रहेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसा समाज होगा उसी प्रकार के समाज में लोग रहेंगे। जैसे साथियों अभी भी बहुत सी आदिवासी जनजातियां हैं जो वो पढ़ाई से अभी काफ़ी दूर है, मतलब उनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। जबकि बहुत सी जातियां ऐसी है साथियों जो पढ़कर जिला कलेक्टर से लेकर प्रधानमंत्री लेकर कहाँ तक पहुँच गई हैं। तो देखो समाज का तो फर्क पड़ ही रहा है ना साथियों। फिर अगली बात करते हैं परिवार का। साथियों ये बहुत अति आवश्यक कार्य है कि परिवार का जैसा वातावरण होगा ना, बालक का विकास उसी प्रकार होगा। परिवार में रोज लड़ाई झगड़े हो रहे, परिवार में रोज मारामारी हो रही, रोज परिवार के सदस्य चोरी कर रहे, रोज परिवार के सदस्य पता नहीं क्या क्या कांड कर रहे, तो बताओ उस परिवार का बालक सुधर जाएगा क्या? नहीं सुधर सकता ना। जैसा माता पिता होंगे वैसे उसका बालक हो जाएगा। यदि माता पिता चोर डाकू
है तो बच्चा स्वाभाविक है कि चोरी करेगा ही करेगा। अगर माता पिता में अच्छे गुण हैं तो बच्चे में अच्छे गुण होंगे। परिवार में अब ध्यान देना, उनके परिवार में कोई अच्छे सदस्य हैं जो उसको आगे सकारात्मक सदस्य, जैसे अभी आपके परिवार की सोच लो ना, आपके परिवार में अभी आपको बोल रहे हो आप रीट की तैयारी कर रहे हो, हटा दो रीट वेट, नौकरी वोकरी नहीं लगोगे, तो साथ में एक नेगेटिविटी, अगर नेगेटिविटी वाला परिवार है तो हमारी सोच कहाँ जाएगी नेगेटिव में। और यही हमें कोई बोले कि नहीं आप तैयारी करो, अच्छी सी तैयारी करना, आप लग सकते हो, तो हमारा एक क्या पॉजिटिव विचार आएगा। तो इसलिए क्या होता है साथियों, परिवार का भी इसमें बहुत फर्क पड़ता है। विद्यालय का वातावरण, साथियों विद्यालय से हम सब गुजर के आए हैं। विद्यालय में आप खुद देख लो कि अब आप बोलते थे ना कि सर हमारे गणित कमजोर होने का वजह ये है कि हमारे गणित के टीचर हमें सही गणित नहीं पढ़ाते थे। तो ये विद्यालय का वातावरण था कि वहाँ पर गणित का अच्छा टीचर नहीं था। और बता दूं मैं आपको कि आपके वहाँ के प्रिंसिपल साहब है ना, वो जो मान लो विद्यालय पर इतना ध्यान नहीं देते होंगे, इस वजह से आपकी अंग्रेजी कमजोर रही। तो आप बोलते ना गांव के बच्चे नहीं बोलते सर गांव में बाकी सब ठीक है लेकिन वहाँ पे अंग्रेजी सही नहीं पढ़ाई जाती। साथियों तो विद्यालय का वातावरण हमारे विकास पर बहुत महत्वपूर्ण कारक है, विद्यालय का वातावरण। अगले कारक की बात कर लेते हैं हम, शिक्षा। साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि अगर शिक्षित परिवार है तो ये निश्चित स्वाभाविक है कि एक बालक का विकास वो सही क्रम में कर पाएगा। ये बिल्कुल शिक्षा है ही नहीं उनमें, भाई शिक्षा है नहीं, मान लो शिक्षा नहीं है तो अब उनको पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है और उनसे क्या अभी आदिवासी जनजाति आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही। सबसे मुख्य कारण ये है कि उनमें शिक्षा नहीं है। साथियों आज हम इतने आगे बढ़ पाए, आप फोन में बैठे यूट्यूब पर पढ़ पा रहे हो, मैं यहाँ पे पढ़ा पा रहा हूँ, ये सब तकनीकी की और शिक्षा की तो देन है। यदि मैं अगर शिक्षित नहीं होता साथियों तो क्या मैं एंड्रॉइड फोन, लैपटॉप, ये कैमरे में रिकॉर्डिंग कर पाता, क्या ये स्टूडियो में मैं पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाता। तो ये किसकी देन है, शिक्षा की देन है। तो शिक्षा से बालक का विकास बहुत प्रभावित होता है। ठीक है, यहाँ तक। अब मित्र मंडली, साथियों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। मित्र मंडली का मतलब क्या होता है साथियों, मित्र मंडली का सीधा मीनिंग होता है कि आपके दोस्त कौन से हैं। साथियों आप अभी रीट की तैयारी कर रहे हो और आपके ऐसे दोस्त हैं जो मतलब लगभग दिन भर कुछ रेस्ट कर करके पढ़ते रहते हैं, तो आप क्या करोगे, आपके सिलेक्शन होने के 90% चांस ज्यादा रहेंगे। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो 10 मिनट पढ़े और 2-4 घंटा घूमने के लिए, चल पार्क में घूमने चलते हैं, ले चल वहां पे चलते हैं, तो बताओ आपको क्या आप नौकरी लग पाओगे, नहीं लग पाओगे। साथियों इस चीज को अच्छी तरह से समझ जाना, जिस काम के लिए हम आए हैं ना उस काम को करना बहुत जरूरी है। साथियों जिंदगी में हमें कोई देखे नहीं देखे, हमारा ऊपर कोई ध्यान दे न दे, लेकिन ये ध्यान देना, वक्त जो है ना ये जैसे जैसे बदल रहा है, जैसे जैसे ये परिस्थितियां इंसान को इतना बदल देती है ना जितना आप सोच नहीं सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों हमारे अच्छे मित्रों का हमें चुनाव करना चाहिए। मित्र मंडली क्या करती है, मित्र मंडली जो होती है ना ये बालक के विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। साथियों एक आपके बहुत अच्छे अच्छे मित्र है तो आपका विकास अच्छा होगा, आप अच्छी बातें करेंगे और आप अच्छा सोचेंगे, अच्छे काम करेंगे, बड़ा कार्य करेंगे, बड़ा सोचेंगे। एक आपके मित्र नेगेटिविटी है, आप रीट की तैयारी करने जा रहे हैं, अरे यार मैंने भी रीट की तैयारी की थी, सिलेक्शन तो होता है नहीं, फोकट में क्यों तैयारी करें। तो दोस्तों ये नेगेटिविटी आ गई ना तो देखो सिलेक्शन होना संभव नहीं है साथियों। ठीक है, तो मित्र मंडली का समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है खेल मैदान। साथियों आपने भवानी सिंह चारण का नाम सुना होगा, अभी RS 2016 में उनकी फर्स्ट रैंक आई थी। उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कहा था कि मैं पढ़ता तो था, देखो ये तो मैं बता दूं आपको, जितने भी ये RS IAS के इंटरव्यू आते हैं ना ये बोलते हैं कि मैं तो 4-5 घंटा पढ़ता था और उसमें मैंने कहा IAS में सिलेक्शन हो गया। अरे भाई 4-5 घंटे में चपड़ासी नहीं बन रहे लोग और तुम जिला कलेक्टर बन गया, समझ में आ रही है ना साथियों। तो देखो ये तो बिल्कुल बात गलत होती है। जो भी जिला कलेक्टर वगैरह बनते हैं IAS RS, ये अधिकांश टाइम, देखो मैं 24 घंटे की नहीं बोल रहा, अधिकांश टाइम वो पढ़ाई में बिताते हैं और अदर एक्टिविटी वो बहुत कम करते हैं। ठीक है ना। तो भवानी सिंह चारण ने क्या बोला था कि मैं दिन भर पढ़ता रहता था और शाम को 1-1.5 घंटा क्रिकेट खेलता था। तो क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में जाता था, तो उससे क्या हुआ, उसका जो मेंटली तैयारी थी ना वो बहुत अच्छी हुई साथियों। क्यों, क्योंकि वो वातावरण में जाता था, क्रिकेट खेलता था, तो उसका ध्यान पूरा क्रिकेट पे रहता था। इस वजह से क्या हुआ, उसका जो दिमाग है ना वो एकदम रिफ्रेश हो जाता था और फिर आगे पढ़ता था तो मन लगता था। तो साथियों ध्यान देना, खेल मैदान साथियों बहुत महत्वपूर्ण कारक है, किसके लिए, बालक के विकास के लिए। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं साथियों, भौगोलिक स्थिति। आप खुद सोचिए साथियों कि हम हाइड्रोजन से कार नहीं चला पा रहे हैं। अभी क्या कारण है कि हम हाइड्रोजन से कार नहीं चला पा रहे हैं। आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि हाइड्रोजन से कार चला नहीं पा रहे तो नहीं पा रहे, इसमें क्या है। जबकि दोस्तों अमेरिका और यूरोप आज से कई दिनों पहले हाइड्रोजन से कार चला पा रहा है। तो अब अमेरिका और भारत में अंतर क्या है साथियों, भौगोलिक स्थिति का ही तो अंतर है।
वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, हम भी लोग हैं। देखो कहा जाता है कि उन्होंने भी भगवान ने बनाया होगा, हमने भी भगवान ने भेजा है। तो फिर उनमें और हमें अंतर क्या है कि वो हाइड्रोजन से कार चला पा रहे हैं और हम हाइड्रोजन से कार नहीं चला पा रहे हैं। तो साथियों भौगोलिक स्थिति का बहुत फर्क पड़ता है हमारे मानसिक विकास पर। हमारा मानसिक विकास कैसा होगा, इसका भौगोलिक स्थिति का बहुत फर्क पड़ता है। साथियों ये ध्यान देना, कहीं पे तो लोग ऐसी स्थिति है जैसे यूरोप है, जर्मनी में बहुत सारे, जैसे भी जर्मनी में गॉड पार्टिकल पर रिसर्च चल रही है साथियों, और हमारे यहाँ कुछ नहीं चल रहा। देखो चल रहा, लेकिन उतनी गति से हम यूरोप कंट्री जितनी शिक्षित है ना, उतनी हम शिक्षित नहीं हो रहे हैं। इसका क्या कारण है, भौगोलिक स्थिति तो है साथियों। उधर तो लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं, अंतरिक्ष में ले गए, और हम यहाँ चपरासी का एग्जाम में हमारा पास नहीं हो रहे, हम चपरासी के एग्जाम में 1 आध नंबर से हम रह रहे हैं साथियों। तो इसका क्या कारण है, तो भौगोलिक स्थिति इस पर बहुत विशेष है साथियों। अगले कार्य की बात करते हैं हम, पोषण की। देखो पोषण भी अपने आप में भौगोलिक स्थिति होगी, पोषण भी अपने आप में। पोषण का मतलब क्या होता है साथियों, पोषण का मतलब आप क्या समझते हो कि मक्की की रोटी नहीं करनी चाहिए, गेहूं की रोटी खा लो, ये पोषण हो गया क्या? तो फिर आप क्या समझते हो पोषण का मतलब, कि नहीं खाटी छाछ नहीं, दूध पी लो, पोषण हो गया क्या? नहीं, पोषण का मतलब होता क्या है साथियों, पोषण का मतलब होता है ऐसा भोजन जो हमारा शारीरिक विकास, साथियों ध्यान दें, ऐसा भोजन जो हमारे शारीरिक विकास, मानसिक विकास और क्या करें, और हमें अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करता हो, उस भोजन को क्या बोलते हैं हम, पोषण बोलते हैं, अच्छा पोषण बोलते हैं। तो साथियों पोषण का बहुत फर्क पड़ता है। आपने खुद ने देखा होगा कि बहुत गरीब बच्चे जो होते हैं ना, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। उनके चमड़ी तो है ना इन पसलियों में चिपक जाती हैं, उनका सिर इतना बड़ा हो जाता है, कवासी है रोग हो जाता है उन्हें, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां लग जाती हैं उनको। तो साथियों ये भी पोषण भी बालक के विकास के लिए बहुत आवश्यक कारक है। अब ध्यान देना, इसमें मैंने आपको खेल मैदान बताया। खेल मैदान में साथियों ध्यान देना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आया हुआ है। खेल मैदान में बच्चे का शारीरिक, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, देखो शारीरिक, बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास होता है। साथियों ध्यान देना, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि बालक का सर्वाधिक विकास किसमें होता है, शारीरिक मानसिक, तो ध्यान देना शारीरिक मानसिक विकास जो है ना बालक का किसमें होता है साथियों, खेल मैदान में। अब इधर आगे ध्यान देना, एक प्रश्न मैंने आपके लिए लिखा है, प्रश्न कैसे आता है इनमें से। आप सोच रहे होंगे सर इतनी देर से आप मैं लेक्चर दिए जा रहे हो, लेकिन इसमें प्रश्न कैसे आता है, तो हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखो इसमें निम्न कारकों में से किस कारक में बालक का सर्वांगीण विकास होता है। साथियों सर्वांगीण का मतलब सब तरह से विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सब तरह का विकास, जननिक विकास, और भी जितने विकास होते हैं सारे विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, सारे विकास आ गए इसमें। तो साथियों ध्यान देना, ये देखो प्रश्न है ना, निम्न में से किस कारक में बालक का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण मतलब सब तरह से विकास। तो साथियों पोषण से होता है, बिल्कुल होता है। देखो ध्यान रखना, ये मैं नहीं बोल रहा कि पोषण से सब तरह का विकास नहीं होता, होता है, लेकिन इनमें से चारों में से वो देखना जो सर्वाधिक प्रभावी होता है। शिक्षा से होता है, मित्र मंडली से होता है, और ध्यान देना खेल मैदान से। तो इसमें क्या आ जाएगा साथियों, लास्ट फाइनल ऑप्शन आ जाएगा खेल मैदान से। तो खेल मैदान से क्या होता है, बालक का सर्वाधिक विकास होता है। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटे के बटन को दबा ले, जिससे क्या हो, नया वीडियो में डालते आपके पास आ जाएगा। साथियों मैं इस पर रीट की तैयारी करवा रहा हूँ, और रीट की तैयारी इतनी प्रभावी करवा रहा हूँ कि आपने जिंदगी में ऐसी तैयारी तो नहीं की होगी। पुराने वीडियो देख लेना मेरे, कि आपने अगर ऐसा कहीं पे मनोविज्ञान पढ़ लिया हो ना, तो फिर मेरे से बात करना कि हाँ हमने कहीं पे ऐसा मनोविज्ञान पढ़ा है। तो साथियों ध्यान दे, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल का मतलब अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए। और दोस्तों मैंने बताया ना कि अगर यदि आप चाहते हो कि मैं मनोविज्ञान के यहाँ पे आपको बहुत सारे इंपोर्टेंट जो रीट 2020-21 में आ सकते हैं ऐसे प्रश्न लेके आऊँ, तो आप मेरे को कमेंट करके अवश्य बताओगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। प्यारे साथियों, धाकड़ साइंस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज हम मनोविज्ञान का कुछ नया टॉपिक की बात करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों आप देख लेना, भले रीट का पेपर उठा के 2 बार आरटेट हो चुका है और 2 बार रीट हो चुकी है। आप देख लेना, इस टॉपिक से कहीं न कहीं प्रश्न टच करता हुआ गया है।
तो साथियों इस बार भी पूरी उम्मीद है कि इस टॉपिक से प्रश्न आएगा, तो इस टॉपिक का आप बहुत आनंद के साथ पढ़े इसको और मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। साथियों टॉपिक जो लिखा हुआ है मैंने वो लिखा हुआ है अभिवर्ती और विकास। साथियों अभिवर्ती क्या होती है? अभिवर्ती की बात करते हैं ना साथियों, तो अभिवर्ती जो होती है ना उसका सीधा मीनिंग होता है वृद्धि। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वृद्धि क्या होती है, तो वृद्धि जो होती है ना साथियों ये होती है हमारी ग्रोथ। अब आप सोच रहे होंगे ग्रोथ क्या होती है, तो साथियों सीधा ग्रोथ का सीधा मीनिंग है कि कोशिका में जो वृद्धि होती है ना उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। अब ग्रोथ या कोशिका में वृद्धि होती है, कोशिका में वृद्धि कैसे होगी साहब? कोशिका की लंबाई का बढ़ना, हमारे अगर कोशिका की लंबाई बढ़ रही है तो सोचो आप शरीर का क्या बढ़ेगा, भार बढ़ेगा। शरीर का भार बढ़ रहा है तो शरीर का क्या होगा, आकार बढ़ेगा। तो साथियों अभिवर्ती का सीधा सीधा मीनिंग यही है कि क्या हो, शरीर का भार बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये सब अभिवर्ती के अंदर आते हैं। साथियों हम बात कर लेते हैं अभिवर्ती की, फिर इसके बाद में विकास की बात करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे जो टॉपिक लगाया है ये लगाया है अभिवर्ती। साथियों अभिवर्ती क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये अभिवर्ती लिखा है मैंने साथियों, अभिवर्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। तो अब ध्यान देना, अभिवर्ती इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। अब ध्यान देना कि ये जो होती है ना, अब मैंने अभी आपको बताया कि साहब अभिवर्ती जो होती है ना क्या होती है, जैसे कि मेरे ये हाथ हैं तो यहाँ की कोशिका की वृद्धि हो रही है ना, तो ये अभिवर्ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभिवर्ती जो होती है ना केवल क्या होती है, शारीरिक होती है। तो यहाँ पे मैं पहला पॉइंट क्या लिखूँगा साथियों, पहला पॉइंट जो मैं ये लिखूँगा कि अभिवर्ती जो होती है ना, अभिवर्ती क्या होती है, यहाँ पे लिख दूँ साथियों, अभिवर्ती जो होती है ना केवल क्या होती है, ये केवल शारीरिक होती है। केवल क्या होती है साथियों, ये शारीरिक पक्ष है। ये लिखा देखो मैंने, शारीरिक पक्ष लिख दिया साथियों। समझ में आई नहीं आई ये चीज़, मेरे को बता दो आप कि शारीरिक पक्ष कैसे साहब? क्यों? क्योंकि जब भी अभिवर्ती की बात होगी तो क्या होगा, कोशिका की वृद्धि होगी, लंबाई बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप खुद बताओ साथियों, यहाँ पे मान लो एक कोशिका बना दी मैंने, ये कोशिका बना दी। अभी इस कोशिका की लंबाई बढ़ रही है, मान लो ये कोशिका बढ़ गई, कितनी हो गई, इतनी लंबी हो गई। तो साथियों मान लेते हैं पहले यहाँ पे थी, अब इतनी हो गई थी, कितनी, 5, मान लो 5 सेंटीमीटर बढ़ गई होगी। यही हो सकता ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो क्या इससे हम माप नहीं सकते क्या? बिल्कुल माप सकते। और माप क्या है, मात्रा का माप कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि ये 5 क्या एक संख्या है और संख्या को हम क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं। तो इधर ध्यान देना। तो क्या होता है, ये अभिवर्ती जो होती है ना साथियों, ये क्या होती है, ये मात्रात्मक होती है। यहाँ पे लिख दूँ मैं, ये क्या होती है, मात्रात्मक होती है। तो साथियों पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया कि शारीरिक पक्ष से, दूसरा मात्रात्मक होती है। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्या है साथियों, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगला पॉइंट है कि ये अभिवर्ती जो होती है ना, एक क्रमिक होती है। अभी क्रमिक होती होगी, आप सोच रहे हो ये क्रमिक क्या होता है साहब? तो क्रमिक का मतलब होता है क्रम से होती है। अब क्रम का मतलब क्या होता है साथियों, फिर समस्या ये आ गई। क्रम का मतलब होता है कि शेषवावस्था में अभिवर्ती बहुत तीव्र होती है और शेषवावस्था के बाद में बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था में ये मतलब रुकती तो नहीं है, मंद पड़ जाती है। मंद का मतलब धीरे हो जाती है और वापस किशोरावस्था में तीव्र हो जाती है। और ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परिपक्वता की अवस्था में ये रुक जाती है। परिपक्वता के बाद क्या होती है, रुक जाती है। जैसे हम पक जाते हैं, परिपक्व मतलब 18 वर्ष के बाद रुक जाते हैं। साथियों आप इस बात को आराम से समझना, यदि हम मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना, यदि हम परिपक्वता के बाद भी अभिवर्ती रुकती नहीं और बढ़ती रहती तो हम क्या, अभी हाथी जितने बड़े हो जाते, हम भी क्या हो जाते, लगातार बढ़ते रहते। और देखो 30 साल का आदमी तो कैसा, ऊँट जितना लंबा हो जाता। और फिर जैसे 50 साल का होता है ना तो जिराफ जितना लंबा हो जाता आदमी। लेकिन क्या होता है साथियों, परिपक्वता आते ही, परिपक्वता प्राप्त करते ही क्या होती है, अभिवर्ती रुक जाती है। तो ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, तो इसको लिख ले जल्दी से। तो ध्यान देना, ये अभिवर्ती जो होती है ना साथियों, ये क्रमिक होती है। ये पॉइंट लिखा मैंने, क्रमिक। अब क्रमिक होती है, इसका मतलब क्या हुआ, क्रमिक होती है। अब क्रमिक का मतलब क्या होता है साथियों, इसका देख लेना आप। क्रमिक होती है, इसका मतलब ये होता है, क्रमिक का मतलब ये होता है, देखो ध्यान देना, शेषवावस्था में क्या होती है साथियों, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखा मैंने, देखो शेषवावस्था जो होती है ना, शेषवावस्था में तो ये क्या होती है साथियों, ये शेषवावस्था में तो ये होती है तीव्र। शेषवावस्था में तीव्र होती है। आप खुद सोचना, देखो एक छोटा सा बच्चा जब होता है ना, जिसने अभी जस्ट जन्म लिया है, तो देखो इतना सा होता है। उसने जन्म लिया तो इतना सा है। 7 दिन तक तो उसका वजन घटेगा, मतलब 1 सप्ताह तक तो उसका वजन क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन 7 दिन के बाद देखना आप, 1 महीने में तो इतना बड़ा हो जाएगा, देखो 1 साल में तो इतना बड़ा हो जाएगा। तो साथियों इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि शेषवावस्था में जो हमारी शारीरिक वृद्धि होती है ना, शारीरिक वृद्धि का मतलब क्या हो गया, अभिवर्ती क्या होती है, तीव्र होती है। तो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गई होगी।
अगला जो है हमारे पास शिशुअवस्था के बाद क्या आता है साथियों, बाल्यावस्था आती है। तो शिशुअवस्था के बाद में किसकी बात कर लेता हूँ, बाल्यावस्था की बात करता हूँ। ये बाल्यावस्था लिखी है मैंने, देखो बाल्यावस्था में क्या होता है साथियों, ध्यान ना, बाल्यावस्था उस आयु को कहते हैं। देखो शिशुअवस्था तो होती है हमारी क्या, जन्म से 5-6 वर्ष की अवस्था। बाल्यावस्था क्या होती है, 5 से 11 वर्ष की अवस्था। आपने अक्सर देखा होगा कि बालक जो होता है ना, मतलब 5-6 वर्ष तो आराम से बढ़ जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन इसके बाद में बिल्कुल नहीं बढ़ता है वो। ये है ऐसा का ऐसे ही रहता है। फिर ये कहाँ तक, 11 वर्ष की आयु तक ये थोड़ा इतना सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बढ़ेगा, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है, बाल्यावस्था में ये अभिवर्ती जो होती है ना, ये मंद हो जाती है। फिर साथियों अगली चीज़ जो आती है ना, अगली क्या आती है, किशोरावस्था। साथियों किशोरावस्था में क्या होता होगा, आप सोच रहे होंगे किशोरावस्था की बात कर रहा हूँ मैं, किशोरावस्था लिखा है मैंने। तो किशोरावस्था में क्या होता है साथियों, किशोरावस्था में ध्यान रखना, आप खुद सोचो, जैसे आप 10-11 साल के हुए तब तो आप इतने से थे, वो ही थे, लेकिन जैसे किशोरावस्था ही ना, तो आप देखो रावण की तरह खड़े हो जाते हो एकदम, बिल्कुल हड्डी पसली, मतलब एक पसली, और इतने लंबे हो जाते हो कि किसी बेचारे छोटे आदमी को देखने में भी ऐसे मतलब सीढ़ी लगा के देखना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों, किशोरावस्था में क्या हो जाती है, वापस तीव्र हो जाती है। ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, बताओ, समझ में आ गई होगी। अब आती है साथियों लास्ट और कौन सी बात, परिपक्वता की अवस्था। ये लिखा मैंने परिपक्वता। साथियों ये क्या लिखा मैंने, परिपक्वता की अवस्था। अब आप सोच रहे होंगे परिपक्वता की अवस्था क्या होती है, पक जाना। पक जाने का मतलब कि लंबाई अधिकतम प्राप्त कर लेना। तो इसमें क्या होता है साथियों, ये रुक जाती है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान देना कि परिपक्वता की अवस्था में क्या होती है, अभिवर्ती रुक जाती है। कई बार प्रश्न आया हुआ है, सीटेट का पेपर उठा के देखना, एमपीटेट, यूपीटेट, एस्टेट, बीटेट का पेपर उठा के देखना। कई बार सत्य असत्य में प्रश्न आ चुका है कि परिपक्वता के बाद अभिवर्ती रुक जाती है, और लोग सोचते नहीं यार वर्दी तो लगातार होती रहती है, और इसको गलत कर देते हैं साथियों। तो इसको गांठ बांध लेना, परिपक्वता के बाद क्या होती है, रुक जाती है। तो साथियों आप क्या करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अब हम विकास के बारे में बात करते हैं। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो साथियों। तो साथियों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने अब तक आपको ये बताया साथियों अभिवर्ती क्या होती है। तो मैंने बताया आपको अभिवर्ती जो होती है ना, केवल शारीरिक पक्ष होता है। अभिवर्ती क्या होती है साथियों, केवल शारीरिक पक्ष होता है। इसके बाद में मैंने आपको ये बताया अभिवर्ती जो होती है ना, मात्रात्मक होती है। और फिर उसके बाद में मैंने बताया अभिवर्ती क्रमिक होती है, अभिवर्ती शैशवावस्था में तीव्र होती है, अभिवर्ती बाल्यावस्था में मंद होती है, अभिवर्ती किशोरावस्था में तीव्र होती है, और अभिवर्ती परिपक्वता प्राप्त करने पर क्या होती है, रुक जाती है। साथियों अगला हमारा टॉपिक आ गया है क्या, अगला टॉपिक हमारे सामने पेश है साथियों, विकास। अभिवर्ती हमने पढ़ लिया, अब अपने अपने सामने क्या आ गया साथियों, विकास। अब विकास की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो ये विकास साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट बोलते हैं। ध्यान देना साथियों, विकास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न अक्सर आता रहता है। आप पेपर उठा के देख लेना, पुराने पेपर जितने भी उठा के देख लेना, इससे प्रश्न नहीं आया होगा ना तो बात बिगड़ जाएगी। समझ रहे हो ना साथियों। अच्छे अच्छों की अभिवर्ती और विकास ने ज़िंदगी बदल दी है, और अच्छे अच्छों की ज़िंदगी सुधार भी दी है इन्होंने। तो जल्दी से अब इस पर बात कर लेते हैं साथियों। देखो पहले इसमें से प्रश्न क्या आता है, विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अब आधे बच्चे तो टेंशन में होंगे कि साहब ये क्या होता है। मैंने ये लिखा विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया होती क्या है साहब। मैंने ये लिखा देखो क्या, कि विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है। साथियों ध्यान देना, संधि विच्छेद करके देखो, सार्व का मतलब होता है सभी, और भूमि का मतलब होता है इस भूतल पर। इसका मतलब ये होता है कि विकास सभी जगह होता है। देखो अभिवर्ती सार्वभौमिक नहीं थी, अभिवर्ती सार्वभौमिक नहीं थी। जैसे मैं बता दूं कि अभी आप मान लो किशोरावस्था से गुजर चुके होंगे, या फिर आपके अब आप हमारे पिताजी की बात करते हैं, हम बोले कि हमारे पिताजी में अभिवर्ती हो रही है, तो क्या सही है, क्या बिल्कुल गलत है। तो क्या सभी जगह होती है, नहीं होती है। तो विकास क्या होता है साथियों, विकास सभी जगह होता है, इसलिए क्या होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आइए अगला पॉइंट क्या बोलता है साथियों, ध्यान देना। विकास जो होता है ना, यहाँ के विकास की मैं बात कर रहा हूँ। विकास जो होता है साथियों, ये चलता है हमारे जन्म से लेकर, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, विकास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है, मृत्यु पर्यंत। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और कैसे चलता है, अविराम चलता है। अविराम का मतलब होता है साथियों, अविराम चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, गागर में सागर भरने वाला वीडियो है ये। क्यों, क्योंकि देखो शब्द तो इतने से, लेकिन इससे प्रश्न बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं। कैसे, देखना इधर, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। इसको शॉर्ट में मैं जीवन पर्यंत बोल सकता हूँ, जीवन पर्यंत चलता है। और ये अविराम चलता है। अविराम का मतलब लगातार चलता रहता है, ऐसा नहीं कि अभिवर्ती जैसे परिपक्वता तक आई और
परिपक्वता की अवस्था में अभिवर्ती रुक गई थी। विकास रुकता नहीं है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। अगला प्रश्न क्या है, विकास जो होता है ना बहुमुखी होता है। साथियों विकास बहुमुखी होता है, ये लिख दिया मैंने बहुमुखी। अब साथियों पहली चीज़ तो ये है, बहु वाले ओ बहु नहीं जो क्या बहू का मतलब ध्यान देना, बहू में बड़ी मात्रा आती है उसको बोलते हैं पत्नी। ये बहू जो है ना इसका मतलब होता है ज़्यादा। बहुमुखी का मतलब बहुत सारे मुख होते हैं इसके। बहुत सारे मुख कौन कौन से होते हैं सर? शारीरिक होता है, ये लिख दिया मैंने शारीरिक। शारीरिक लिख दिया, देखो साथियों शारीरिक होता है, इसमें ध्यान देना। विकास में शारीरिक पक्ष आता है, मानसिक पक्ष आता है, ये लिख दिया मैंने मानसिक पक्ष। फिर इसमें आता है सामाजिक पक्ष आता है साथियों, सामाजिक पक्ष आता है। और क्या आता है इसमें, नैतिक पक्ष आता है। यहाँ पे ध्यान देना, नैतिक संवेगात्मक विकास आते हैं साथियों। इसमें ये लिखा मैंने संवेगात्मक विकास, ध्यान देना संवेगात्मक विकास आता है इसमें। तो साथियों हम बात किसकी कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि साहब विकास जो होता है ना, विकास बहुमुखी होता है। विकास बहुमुखी होता है इसका मतलब क्या होता है साहब? विकास जो होता है ना उसके बहुत सारे मुख होते हैं। बहुत सारे मुख का मतलब देखो, शारीरिक होता है, मानसिक होता है, संवेगात्मक होता है, नैतिक होता है, सामाजिक होता है। और जबकि अभिवर्ती क्या थी, केवल एक मुख वाली थी। एक मुख ये बोल सकते थे उसको। एक मुख कैसे साथियों, एक मुख ऐसे हो जाएगा कि वो तो केवल शारीरिक पक्ष को जो बता रही थी उसे हम अभिवर्ती बोल रहे थे। तो आइए इसके बाद अगला पॉइंट क्या होता है, तो क्या होता है, संवेगात्मक होते हैं। कौन होते हैं साथियों, ये विकास होते हैं। अब मैं अगले पॉइंट की बात कर रहा हूँ साथियों। विकास जो होता है ना, मैंने बताया था ना आपको अभिवर्ती क्या होती हैं, तो आपने अभी मैंने जस्ट पहले बताया अभिवर्ती क्या होती है साथियों। तो आप बोलोगे कि साहब अभिवर्ती तो केवल मात्रात्मक होती है, लेकिन ध्यान देना साथियों, ये विकास जो होता है ना डेवलपमेंट, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो इस फैक्ट को यहाँ पे साथियों इंपॉर्टेंट लगा दिया मैंने। ये मैंने लिखा देखो, मात्रात्मक के साथ साथ क्या होता है साथियों, ये मात्रात्मक है। ये मात्रात्मक के साथ साथ ये क्या होता है, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। तो साथियों ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? मात्रा का मतलब देखो मात्रा बताएगा और मात्रा के साथ साथ उसका गुण भी बताएगा। तो साथियों ये पॉइंट आपको क्लियर है ना? अगले पॉइंट की बात करता हूँ मैं। तो साथियों देखो, एक दो चीज़ें बता रहा हूँ मैं। एक तो विकास बोलो तो भी काम ठीक चल जाएगा, और एक इस विकास को दूसरे नाम से भी जानते हैं। उसका नाम क्या है, प्रकार्यात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। साथियों समझ में आया? प्रकार्यात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। एक और आगे और एक क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला को विकास कहते हैं। तो साथियों इन दोनों पॉइंट को भी लिख लेते हैं हम। पहला देखो, पहला पॉइंट तो मैंने बताया आपको, पहला पॉइंट क्या है, प्रकार्यात्मक। ये लिखा मैंने प्रकार्यात्मक, ये लिखा देखो मैंने प्रकार्यात्मक परिवर्तन जो होता है ना साथियों, प्रकार्यात्मक परिवर्तन को ही विकास कहते हैं। ध्यान देना, विकास की अन्य परिभाषा प्रकार्यात्मक, जहाँ पर मतलब जहाँ कार्य हो रहा है और कार्य में परिवर्तन, देखो कार्य हो रहा है तो परिवर्तन तो हो गई सही। आप खुद सोच लो साथियों, हमें क्यों कहा जाता है कि आप व्यायाम करो? व्यायाम हम इसलिए करते हो, व्यायाम भी तो कार्य है कि नहीं है? तो व्यायाम अगर कार्य है साथियों, तो हम व्यायाम करेंगे तो व्यायाम से क्या होगा, हमारी कोशिकाएं मजबूत होगी। कोशिका मजबूत होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि कोशिका में क्या विकास हो रहा है। तो ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? अब ध्यान देना, प्रकार्यात्मक परिवर्तन को और एक और है साथियों, ध्यान देना, क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला। क्रमिक परिवर्तन का मतलब क्रम से जो परिवर्तन होता है ना, ये लिख रहा हूँ देखो मैं, क्रमिक परिवर्तन जो होता है ना, क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला जो होती है ना साथियों, इसको भी हम विकास कहते हैं। क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला का साथियों सीधा मीनिंग हुआ यहाँ पे कि इन दोनों को क्या बोलते हैं साथियों, इन दोनों को हम विकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं, विकास बोलते हैं। तो साथियों ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? मैंने अब तक आपको ये बताया कि साहब प्रकार्यात्मक कार्य जो होता है ना उसको विकास बोलते हैं, क्रमिक परिवर्तन की जो श्रृंखला होती है ना उसको भी विकास बोलते हैं। साथियों अगली बात मैं आपके सामने करना चाहूँ ना, तो देखो सीधी सी बात है कि जहाँ परिवर्तन होगा वहाँ क्या होगा, विकास होगा। तो साथियों आइए अगला पॉइंट मैं लिख लेता हूँ। इसमें देखो अगला पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, जो यहाँ पे साथियों विकास जो होता है ना, विकास क्या होता है साथियों, विकास एक तरह का परिवर्तन है। तो साथियों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, विकास एक तरह का क्या है, परिवर्तन। ये परिवर्तन लिख दिया मैंने। साथियों विकास एक तरह का परिवर्तन है। और ध्यान देना, परिवर्तन साथियों, परिवर्तन में 3 पॉइंट आते हैं। परिवर्तन में कौन कौन से पॉइंट आते हैं साथियों? परिवर्तन में 3 पॉइंट आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 3 पॉइंट कौन कौन से आते हैं? तो इसमें पहला पॉइंट तो आता है ना साथियों, पहला पॉइंट इसमें आता है कि परिवर्तन हमेशा प्रगतिशील होते हैं। अब साथियों आप सोच रहे होंगे कि साहब ये प्रगतिशील क्या होता है?
तो प्रकृतिशील का मतलब होता है साथियों, प्रकृतिशील का सीधा सीधा मीनिंग होता है कि कार्य गतिशील है। प्रगतिशील लिख दिया, देखो प्रगतिशील। साथियों ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? प्रगतिशील, प्रगतिशील का मतलब होता है कि देखो परिवर्तन हमेशा गतिशील होते हैं, परिवर्तन कभी रुकते नहीं है। अब आप खुद सोचो साथियों, जब आप कक्षा 12वीं में पास किया आपने, फिर आपने बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी किया हो, तो आप में परिवर्तन लगातार आ रहे कि नहीं आ रहे? बताओ, क्या परिवर्तन रुक गए आप में? तो परिवर्तन क्या होते हैं? हमेशा प्रगतिशील होते हैं। और परिवर्तन में क्रमबद्धता होती है, तो ये लिखा मैंने, परिवर्तन क्रमबद्ध होते हैं साथियों। परिवर्तन में क्या होती है? क्रमबद्धता होती है। और ध्यान देना तो साथियों, परिवर्तन जो होते हैं ना लंबे समय तक टिकते हैं। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, लंबे समय तक टिकते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो लंबे समय तक टिकते हैं। साथियों ध्यान देना, परिवर्तन ऐसा नहीं कि आज आप कुछ और कल और बन जाओ। साथियों ध्यान देना, परिवर्तन अगर आपके जीवन में परिवर्तन करना है ना, तो इसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। आज आप बेरोजगार हो, अगर आपको रोजगार प्राप्त करना है, यदि आपको रीट में सिलेक्शन चाहिए, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे आपका रीट में सिलेक्शन नहीं हो जाएगा कि हाँ जैसे आए और बस सोते रहे और पढ़ा हुआ कुछ है नहीं और वीडियो देखा ही नहीं, रिवीजन किया ही नहीं, ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा। देखो ऐसा हो नहीं सकता। तो परिवर्तन लंबे समय तक टिकते हैं। यहाँ पे परिवर्तन लंबे समय तक टिकते हैं साथियों। आप बहुत लंबे समय तक पढ़ाई करोगे ना, तब जाके आपका विकास होगा, वरना आपका विकास हो जाए ऐसा संभव ही नहीं है। तो आइए, ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? एक अंतिम पॉइंट बता रहा हूँ मैं, इतना इंपॉर्टेंट है कि गांठ बांध लेना उसकी। तो समझ में आ रही ना साथियों? तो ये अगला पॉइंट है, इसी से संबंधित है। ध्यान देना, अभिवृत्ति और विकास, ये लिखा मैंने, देखो अभिवृत्ति और विकास। साथियों बात किसकी हो रही है? अभिवृत्तियों और विकास, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ साथियों। एक दूसरे के क्या होते हैं? ग्रोथ एंड विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। साथियों ध्यान देना, एक दूसरे के क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप सीटेट एमपीटेट यूपीटेट किसी का भी पेपर उठा के देखना साथियों, अगर ये वाला फैक्ट आपको नहीं मिलता है ना, तो फिर बात करना आप। क्या लिखा है मैंने पॉइंट, इधर ध्यान से देखना, अभिवृत्ति और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब साथियों आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा साहब ये पूरक कौन सी बीमारी है? तो साथियों ध्यान देना, एक सिंपल उदाहरण बताऊँ मैं, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वो दोनों जीवन में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, यही हुआ ना। तो इस प्रकार विकास, देखो जब अभिवृत्ति होगी उसके बाद विकास होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। समझ में आ गया ना साथियों ये चीज़? तो जब अभिवृत्ति होगी तब विकास होगा। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या हो गए साथियों? एक दूसरे के पूरक हो गए। तो साथियों आप जल्दी से क्या करेंगे? देखो साथियों ये मैंने बताया, आपको समझ में आया कि नहीं आया पहले तो मेरे को ये बता दूँ। तो दोस्तों जल्दी से आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। मैं जगदीश धाकड़ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों आज मैं आपके सामने ऐसा टॉपिक लेके आया ना, जिससे अगर रीट 2020-21 में प्रश्न नहीं आता है ना, तो बात बिगड़ जाएगी साथियों। ये मेरी भविष्यवाणी है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना ध्यान से। मेरी भविष्यवाणी है कि इस टॉपिक से प्रश्न आएगा आएगा आएगा, कोई रोक नहीं सकता, आएगा निश्चित है प्रश्न। तो साथियों ध्यान देना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको विकास और अभिवृत्ति की परिभाषा और उससे संबंधित मैंने कंटेंट आपको दिया साथियों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर उससे प्रश्न आए नहीं आए, लेकिन इससे प्रश्न जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि उसका निचोड़ है साथियों इसमें। ये क्लास ध्यान देना, ये क्लास आपके लिए रीट सीटेट एमपीटेट यूपीटेट एस्टेट ऑल शिक्षक भर्ती के लिए काम में आने वाली क्लास है। तो साथियों आइए इनमें अंतर देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों मैं आपसे एक बात बोल दूं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे क्या हुआ हमारा कोई भी नया वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथियों वीडियो को लाइक कर देना यदि वीडियो अच्छा लगे। तो देखो अच्छा नहीं लगे तो लाइक करना ही नहीं है, अनलाइक करना ही, सीधी सी बात है। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आए तो आप अनलाइक करोगे, सीधी सी बात है। लाइक मत करना, मैं खुद बोल रहा हूँ, यदि वीडियो पसंद नहीं आए। लेकिन वीडियो अगर दिल से पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे और अपने 10 दोस्तों के साथ तो आप अवश्य शेयर करोगे। कम से कम 10 दोस्त तो आपको शेयर करना ही है, ठीक है साथियों? तो करें स्टार्ट। और मैं ये पक्का बता दूं आपको कि रीट 2020-21 में इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आता है ना, तो आप मेरे को कमेंट करके बोल देना कि आप सर आपकी भविष्यवाणी गलत निकली थी। मैं मान लूँगा कि मेरी भविष्यवाणी गलत निकली थी। तो साथियों आइए तुरंत प्रभाव से हम क्या कर देते हैं, इधर स्टार्ट कर देते हैं। तो देखना यहाँ पे मैंने लिखा अभिवृत्ति और यहाँ पे लिखा विकास।
साहब अभिवर्ती और विकास में हमें अंतर जानना है। तो अभिवर्ती और विकास में अंतर जानने के लिए जो मैंने पहले वाला वीडियो बताया ना, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो, उसको आप अवश्य देख ले, क्योंकि उसी का निचोड़ इसमें है। साथियों ध्यान देना, उसमें सब कुछ मैंने समझा दिया, विकास क्या होता है, अभिवर्ती क्या होती है। मैं तो अब आपको क्या बता रहा हूँ, मैं तो अब आपको केवल और केवल उसका निचोड़ बता रहा हूँ। तो आइए तुरंत इधर ध्यान दिए। पहला अंतर होता है साथियों, पहला अंतर की मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ साथियों। पहले अंतर की मैं बात कर रहा हूँ साथियों, ध्यान देना। अभिवर्ती एक पक्षीय होती है और विकास बहुपक्षीय होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है साहब। तो साथियों मैंने कल आपको बताया कि नहीं बताया था कि अभिवर्ती का मतलब होता है सीधा मतलब कि कोशिका में वृद्धि ही अभिवर्ती है। मतलब कि किसी चीज़ में वृद्धि हो रही ना, वृद्धि का मतलब बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, तो क्या है, वृद्धि है, केवल बढ़ रही है, मात्रा बढ़ रही है। आज 5 है, कल 10 हो जाएगी, परसों 15 हो जाएगी, तो केवल क्या, वृद्धि। तो इसका मतलब ध्यान देना, कल मैंने इस बड़े बड़े शब्दों में आपको लिखाया था कि साहब केवल अभिवर्ती जो होती है ना, केवल शारीरिक पक्ष पे होती है, और ये मानसिक संवेगात्मक सब पक्ष होती है। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा साथियों, ये आ जाएगा हमारा कि यह एक पक्षीय होती है, यह एक पक्षीय, एक पक्ष होता है, मतलब इसका एक पक्षीय होती है। एक पक्षीय का मतलब आप कोष्टक में लिख सकते हो केवल शारीरिक, यहाँ पे लिख दूं मैं, केवल शारीरिक होती है साथियों, केवल शारीरिक लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो केवल शारीरिक लिख दिया मैंने, केवल शारीरिक। ध्यान देना, ये केवल एक पक्षीय होती है, केवल शारीरिक होती है साथियों। पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, आ गया होगा। ये केवल एक पक्ष का मतलब होता है, केवल शारीरिक होती है। ये बहुपक्षीय होती है, ये क्या होती है साथियों, बहुपक्षीय। अब आपको टेंशन इस बात की हो रही साहब ये बहुपक्षीय क्या होता है, तो जिन भी मेरे साथीगण ने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देख ले। और वो वीडियो पे अगर आपको पसंद नहीं आया ना तो अनलाइक कर देना, मैं खुद बोल रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है ना तो आप अनलाइक कीजिए, सीधी सी बात है। देखो सीधा फंडा है हमारा। तो अगर पसंद नहीं आ रहा तो आप लाइक क्यों करोगे, बताओ, फोकट में लाइक क्यों करोगे, नहीं करोगे ना। तो आप अनलाइक करना, अगर पसंद आए नहीं आए तो, और पसंद आता है तो क्या करोगे, लाइक करोगे। तो अब ध्यान देना, ये बहुपक्षीय होती है। बहुपक्षीय का मतलब क्या होता है साथियों, बहुपक्षीय का मतलब ये होता है कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक विकास होता है। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, नैतिक, और ध्यान देना संवेगात्मक साथियों। यहाँ पे मैंने लिखा संवेगात्मक, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख दूँ संवेगात्मक साथियों। ध्यान देना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ संवेगात्मक होता है। तो साथियों सोचो कि बहुपक्ष हुए कि नहीं हुए, देखो 4-5 पक्ष है तो एक से ज़्यादा पक्ष हुए ना, तो बहुपक्ष हुआ। दूसरी चीज़ की बात करते हैं साथियों, ध्यान देना, अभिवर्ती जो होती है ना वो मात्रात्मक होती है। कल मैंने आपको बताया था कि अभिवर्ती जो होती है वो मात्रात्मक होती है, और विकास क्या होता है, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक। साथियों दूसरा पॉइंट हमारा आ जाएगा, ध्यान देना, दूसरा जो आ जाएगा ये आ जाएगा कि साहब अभिवर्ती ये है, यह का मतलब क्या हुआ, अभिवर्ती जो होती है ना मात्रात्मक होती है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो मात्रात्मक होती है, ये लिख दिया मैंने, मात्रात्मक होती है। अब आपको टेंशन हो रही होगी ये क्या होता, तो ध्यान देना, ये मात्रात्मक है तो ये मात्रात्मक और गुणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, ये मात्रात्मक प्लस गुणात्मक होती हैं, दोनों होता है साथियों। ध्यान देना, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक होता है, कौन, विकास। ध्यान देना साथियों, विकास को आप केवल मात्रा से नहीं दर्शा सकते हो, उसमें गुण भी बहुत जरूरी है उसके लिए। तीसरा पॉइंट आपके सामने साथियों आता है, ध्यान देना, ये अभिवर्ती जो है ना, मैंने आपको बताया कि अभिवर्ती साथियों क्या है, केवल कोशिका की वृद्धि है और कुछ भी नहीं है इसमें। और विकास तो देखो साहब, विकास तो अभी मैं आपको अगले वीडियो में, इससे अगले वीडियो में क्या करवाऊंगा, अभिवर्ती की मनोवैज्ञानिक की परिभाषा लिखवाऊंगा। उसमें श्रीमती विक्टोरिया हरलोग ने परिभाषा दी थी साथियों कि अभिवर्ती विकास तक ही सीमित नहीं है। नहीं, विकास जो है ना अभिवर्ती तक ही सीमित नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ वापस सुनना एक बार, विकास अभिवर्ती तक ही सीमित नहीं है। विकास तो परिपक्वता की उन अवस्थाओं को दिया जाने वाला नाम है जो बालक में बहुत सारे परिवर्तन कर देता है। तो इधर ध्यान देना, अगला चीज क्या जाएगा कि ये तो छोटी, देखो ये क्या है, अभिवर्ती जो है ना ये छोटी संकल्पना है। तो ये क्या है, संकुचित अवधारणा है। यहाँ पे लिख दूँ मैं, देखो ये संकुचित, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या साथियों, ये संकुचित, यहाँ पे लिखा है देखो संकुचित होती है। यहाँ पे लिख दूँ मैं, संकुचित अवधारणा है, संकुचित अवधारणा है, कौन, ये अभिवर्ती है। जबकि ये क्या होती है साथियों, व्यापक अवधारणा है। व्यापक अवधारणा साथियों आप खुद सोचना, व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा और संकुचित का मतलब इतना छोटा सा। तो आप खुद सोचिए साथियों, ये संकुचित होती तो अरे कोशिका में वृद्धि हो रही तो संकुचित तो होगा, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा।
और व्यापक होता है देखो मानसिक, शारीरिक, नैतिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सब कुछ आ रहा है। तो बताओ व्यापक होगा कि नहीं होगा? व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा। समझ में आ गया ना ये चीज़? अब ध्यान देना, अगला पॉइंट क्या आता है साथियों, चौथा पॉइंट आता है इसमें, अभिवर्ती का आप मापन कर सकते हो साथियों। माप सकते हो ना रे, क्या लंबाई बढ़ गई तो 10 फीट बढ़ जाएगी, 5 फीट बढ़ जाएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ सकती ना, माप सकते हो आराम से। लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता। अरे विकास को कैसे मापोगे? आपके गांव में सड़क बन गई, आपके गांव में पक्के मकान बन गए, तो क्या आप इनको माप सकते हो? माप लोगे कि और हाँ मेरे गांव में तो 10 किलोग्राम विकास हो गया। विकास को माप नहीं सकते ना साथियों। जबकि आप अभिवर्ती को तो माप सकते हो। तो यहाँ पे अभिवर्ती का इसका मापन संभव है। ध्यान देना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसका क्या है, इसका मापन साथियों क्या है, संभव है, मापन कर सकते हैं। ये लिख रहा हूँ, मापन कर सकते हैं। समझ में आई कि नहीं आया ये पॉइंट? इसका मापन नहीं किया जा सकता है। इसका क्या नहीं किया जा सकता साथियों? मापन नहीं किया जा सकता। इसका मापन नहीं किया जा सकता, मापन नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आ गया ना? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, पांचवा पॉइंट आता है साथियों आपके सामने। पांचवा पॉइंट जो आता है, पांचवा पॉइंट क्या कहता है? ध्यान देना साथियों, पांचवा पॉइंट जो है ना इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट कैसे है? अभिवर्ती की कोई दिशा फिक्स नहीं होती। अभिवर्ती की कोई दिशा फिक्स नहीं होती, विकास की दिशा फिक्स होती है साथियों। ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो। अब अच्छा, आप सोच रहे होंगे अभिवर्ती की दिशा, विकास की दिशा कैसे होती है और अभिवर्ती की दिशा क्या कैसे होती है? इस पॉइंट को समझना आप साथियों। मैंने यहाँ पे लिखा, इसकी निश्चित दिशा नहीं होती है। इसकी यहाँ पे लिख रहा है, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसकी कोई निश्चित, ध्यान देना, निश्चित क्या नहीं होती साथियों? इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। ये दिशा नहीं होती है। समझ में आया नहीं आया? ये पॉइंट नहीं लिखा मैंने, ये नहीं होती। अब आपको टेंशन हो रहा होगा कि साहब ये पॉइंट क्या है, तो पहले इस पॉइंट को समझ लो। इसकी निश्चित दिशा होती है। इसकी क्या होती है साथियों? इसकी निश्चित दिशा होती है। ये लिखा मैंने देखो, निश्चित दिशा होती है। अब आप तो टेंशन में आ गए होंगे कि साहब ये क्या बोल रहे हो आप, दिशा होती है। ध्यान देना साथियों, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ आपको। विकास जो होता है ना साथियों, विकास जो होता है ना, एक मैंने क्या बना दिया देखो, एक विकास के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ये मैंने है ना, इस आदमी का विकास करना है साथियों में। तो इस आदमी का पहले सिर का विकास होगा, फिर इसके पैरों का विकास होगा। तो विकास जो होता है ना साथियों, हमेशा किधर होता है? सिर से पैर की ओर होता है। ध्यान देना साथियों, विकास जो होता है कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। ये लिख दिया मैंने, सिर से पैर की ओर विकास होता है। इसी को हम बोलते हैं, ये ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं हम? मस्तकोद्मुखी, मस्तकोद्मुखी बोलते हैं साथियों। ध्यान देना, ये विकास की क्या होती है? दिशा होती है। तो सिर से पैर की ओर विकास होता है। अरे अभिवर्ती क्या सिर से पैर की ओर होगी? ऐसा देखो, ऐसा जरूरी है क्या? पहले हमारे इसकी कोशिका बढ़ेगी, फिर पैरों की कोशिका बढ़ेगी, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना? तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। ध्यान देना साथियों। अब ध्यान देना, ये छठा और अंतिम पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। यह निश्चित समय पर रुक जाती है। यह निश्चित, यह लिखा मैंने, निश्चित समय के बाद क्या होती है साथियों? समय के बाद रुक जाती है। मैंने बताया था ना साथियों कल वाले वीडियो में, रुक जाती है। अरे कैसे रुकेगी? रुक जाती है। तो इसको कल मैंने नहीं बताया था कि साहब अभिवर्ती जो होती है शेषवावस्था में बहुत तीव्र होती है। बच्चा होता तो इतना सा है और एक सप्ताह तक तो उसका वजन घटता है, और एक महीने में तो इतना सा हो जाता है, और एक साल में तो इतना सा हो जाता है, और फिर देखना एक साल के 2 साल में तो ये लो इतना बड़ा हो जाता है। लेकिन ध्यान देना, विकास जो होता है ना साथियों, विकास से कभी रुकता नहीं है। समझ में आ रही ना? विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। यह लिखा मैंने देखो, निश्चित समय के बाद रुक जाती है। और ये रुकती कब है? जब भी आदमी परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है, अभिवर्ती रुक जाती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। पुराने सीटेट के पेपर उठा के देख लेना, नहीं आया क्या ये प्रश्न, देख लेना आप पेपर उठा के। अब ध्यान देना इसमें क्या, अब ये है ना, ये ध्यान देना, ये साथियों क्या होता है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये लिखा मैंने देखो, ये जीवन कौन, विकास जो होता है ना, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं देखो, चलने वाली प्रक्रिया है। साथियों समझ में आया कि नहीं आया, ये मेरे को बता दो आप। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? साथियों देखो, मैंने क्या क्या बताया था कि साहब अभिवर्ती जो होती है ना एक पक्षीय होती है, विकास बहुपक्षीय होता है। अभिवर्ती जो होती है ना, अभिवर्ती के बारे में मैंने क्या बताया था? मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। फिर मैंने क्या बताया था? अभिवर्ती संकुचित अवधारणा है, व्यापक क्या, और विकास क्या होता है? व्यापक अवधारणा होता है। उसके बाद मैंने क्या बताया था?
अब अभिवर्ती जो होती है ना, उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है कि अभिवर्ती किसी भी दिशा में हो सकती है, लेकिन विकास की निश्चित तौर पर दिशा होगी कौन सी, सिर से पैर की ओर। फिर मैंने उसके बाद में आपको क्या बताया था, उसके बाद में मैंने अगला पॉइंट बताया था कि साहब आप अभिवर्ती का मापन कर सकते हो, अभिवर्ती को माप सकते हो कि कोशिका की लंबाई 10 मीटर बढ़ी है, 30 मीटर बढ़ी है, 40 मीटर बढ़ी, लेकिन विकास का कोई मापन नहीं कर सकते हो आप। फिर मैंने उसके बाद में लास्ट और अंतिम और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था कि साहब अभिवर्ती निश्चित समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और मैं तो यही भगवान से दुआ करता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और कम से कम 100 दोस्तों के साथ शेयर कर दिया, तो मेरा तो यही आशीर्वाद है कि भगवान आपकी इसी साल इसी रेट में नौकरी लगा दे। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। मैं जगदीश धाकड़ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अभिवर्ती और विकास की मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा। साथियों ध्यान देना, केवल 2 मनोवैज्ञानिकों ने की अच्छी परिभाषा दी है, बाकी दूसरों ने भी दी है, लेकिन उनको इतना फेमस नहीं है वो परिभाषा। ये दोनों परिभाषा फेमस है, अगर एग्जाम में आएगी तो ये इन दोनों परिभाषा से ही प्रश्न आएगा। और इतनी कठिन परिभाषा भी नहीं है, एक परिभाषा थोड़ी कठिन लग रही है तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ध्यान देना, ट्रिक क्या है हमारी, जैसे फ्रेंक की परिभाषा है, कोशिका अभिवर्ती ही अभिवर्ती है, मतलब कोशिका की जो वृद्धि है ना यही अभिवर्ती है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, फेंको। फेंको से आप क्या बना लोगे, फे पोर हो जाएगा फ्रेंक और को का मतलब हो जाएगा कोशिका। तो आइए दोस्तों कुछ अद्भुत ट्रिक की यहाँ पे बात करते हैं। इससे पहले साथियों अभी तक यदि आपने, देखो साथियों मैं बीच में पढ़ाते वक्त कभी ये नहीं बोलता कि आप हमारे चैनल को शेयर करो या फिर हमारे वीडियो को लाइक करो या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। बीच में मैंने कभी बोला क्या, इतने वीडियो अपलोड कर दिए मैंने कभी बोला क्या, मैं नहीं बोलता। क्यों, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो पूरा फोकस हमारा जिस कार्य पे काम कर रहे हैं उसी पर होना चाहिए। तो साथियों ध्यान देना, कर भला तो वो भला। यदि आप क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या करेगा, भगवान आपको नौकरी लगा देगा। तो साथियों ध्यान देना, मैं आपको एक स्पष्ट शब्दों में बोल दूं कि जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, देखो इससे पर्सन टच हो सकता है रीट 2021 में। और आप बोलते होंगे कि गुरुजी आप तो हर बार यही बोलते हो कि प्रश्न, तो देखो साथियों जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पे करवाता हूँ, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हर बार रीट में प्रश्न आ रहा। मेरा एक भी मनोविज्ञान का वीडियो है ना वो देख लेना और बोल देना कि साहब ये वीडियो थोड़ा एग्जाम की दृष्टि कम इम्पोर्टेंट है। तो साथियों ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के यहाँ पे आपके सामने लाइव आता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे उठ के लाइव आ जाता हूँ। तो साथियों चलो बात कर ही लेते हैं। तो मैं आपको देखो क्या है, अभिवर्ती और विकास की मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा। साथियों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये वाला आज का। तो देखो सर्वप्रथम है ना श्रीमती विक्टोरिया हरलोग। साथियों कई बार तो हरलोग आ जाता है, आधे लोग तो ये टेंशन में थे लड़का है या लड़की है पता ही नहीं चलता, और अधिकांश 90% लोग तो ये मानते हैं ये लड़का होगा, मतलब कोई मनोवैज्ञानिक होगा। लेकिन साथियों ध्यान देना ये एक फीमेल है, हरलोग साहब, हरलोग जो है ना, हरलोग मती श्रीमती साहिब बोल सकते हैं इससे। ये हरलोग जो है ना, इन्होंने क्या परिभाषा दी थी कि देखो विकास जो है ना, विकास अभिवृत्ति तक ही सीमित नहीं है। ये क्या कहना चाहते, देखो विकास जो होता है ना अभिवृत्ति तक सीमित नहीं है, मतलब लोग क्या समझते हैं विकास और अभिवृत्ति को दोनों को एक ही समझ रहे थे। तो इन्होंने आकर ये बताया कि देखो साहब आप जो समझ रहे हो ना ये बिल्कुल गलत है। अभिवृत्ति और विकास दोनों एक ही नहीं है, ये अलग अलग है। विकास अभिवृत्ति तक ही सीमित नहीं है। विकास तो उन परिवर्तनों को दिया जाने वाला नाम है जो प्रकृतिशील, ध्यान देना यहाँ पे प्रकृतिशील कर्म है जिससे बालक में नई परिवर्तनों का प्रकृतिशील कर्म है जिससे बालक में नई नई विशेषताओं का एवं योग्यताओं का प्रकट होता है। तो ध्यान एक एक शब्द को समझेंगे इसमें। देखो क्या बताया, श्रीमती विक्टोरिया हरलोग ने, पहली चीज़ तो क्लियर हो गया ना फीमेल है, ओके। फिर अगला पॉइंट क्या है, विकास जो होता है ना, विकास अभिवृत्ति तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप विकास बोलते हैं ना, विकास बहुत बड़ी संकल्पना है, विकास को आप अभिवृत्ति तक कभी सीमित नहीं कर सकते हो। इसका सीधा सीधा मीनिंग हुआ है कि अभिवृत्ति तो इतनी सी है, क्या अभिवृत्ति तो इतनी सी है और विकास इतना सा है, बताओ ये एक ही है क्या, नहीं है। तो अब विकास अभिवृत्ति तक ही सीमित नहीं है। कौन, विकास तो परिपक्व, विज्ञान है ना, ये का मतलब हो गया यहाँ पे विकास तो परिपक्वता की दिशा में, ध्यान है ना, परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रकृतिशील क्रम है। ध्यान देना क्या यहाँ पे क्या ये समझ में आई परिभाषा,
कि परिपक्वता यानी कि हम परिपक्वता का सीधा मीनिंग क्या होता है? अच्छा, आधे बच्चे तो ये टेंशन में के साथ परिपक्वता क्या होती है। परिपक्वता का सीधा मीनिंग होता है साथियों आप पक जाना। पक जाने का मतलब आप एक क्या हो गए, पूर्ण व्यक्ति बन गए हो। मतलब आप खुद सोच सकते हो, अब आप दूसरों पर निर्भर नहीं हो किसी भी तरह से। समझ में आ गई ना चीज़? किसी भी तरह से आप खुद सोच सकते हो, खुद आपका कार्य कर सकते हो, तो उससे परिपक्वता आ जाती है। तो साथियों ध्यान देना, परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है जिससे बालक में नई नई विशेषता, साथियों ध्यान ना, नई नई विशेषता का मतलब होता है कि नई नई उपलब्धियां एवं योग्यता का प्रकट होता है। तो साथियों ये परिभाषा हर लोग के याद कर लेना। ये हर लोग साहब केवल एग्जाम में इतना सा आएगा, हर लोग, कोई विक्टोरिया नहीं आएगा, सीधा सा आएगा क्या, हर लोग। कैसे आएगा प्रश्न? देखो प्रश्न ऐसे आएगा, प्रश्न आ जाएगा आपके सामने प्रश्न नंबर 1 जैसे। कैसे आएगा कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, ये तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले उन परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है जिसमें बालक की नई नई विशेषता और नई नई योग्यता को प्रकट करता है। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो साथियों न तो हवा लगेगा, न धुआं लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा। फिर समझ में आ गई ना चीज़? तो क्या लगाओगे आप? हर लोग लगा दोगे। समझ में आ गई नहीं आई चीज़? दूसरी परिभाषा आती है साथियों हमारे सामने फ्रैंक की। ये फ्रैंक साहब देखो, छोटा सा फ्रैंक, छोटी सी परिभाषा। देखो बात कितनी अच्छी है। छोटा सा फ्रैंक, छोटी सी परिभाषा। मोटा सा हर लोग, मोटी सी परिभाषा। समझ में आएगी नहीं आई चीज़? तो ध्यान देना। देखो ये क्या कहना चाहता है, कोशिकीय वृद्धि जो होती है ना, कोशिका में जो ग्रोथ होती है ना, वही क्या होती है? अभिवृद्धि होती है। साथियों बहुत सिंपल परिभाषा दी थी इसने। ट्रिक, चलो ट्रिक बता देता हूँ इसका मैं। ट्रिक क्या हो जाएगा साथियों इसका? ट्रिक जो हो जाएगा ना, ट्रिक इसका ये हो जाएगा कि देखो फेंको, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फेंको। किसको फेंको? अपनी इच्छा हो जिसको फेंको, लेकिन फेंको इसको। देखो इसका तो हो जाएगा फ्रैंक, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका तो हो जाएगा फ्रैंक, और को का हो जाएगा कोशिका। साथियों ये बात मैंने देखो मेरे अनुभव के अंदर मैंने महसूस की हुई है कि आप जो है ना मनोविज्ञान की परिभाषा को रट लेते हो, या फिर देखो समझना तो क्या समझोगे इसमें? आप मेरे को ये बता दो, इसमें समझोगे क्या? आप क्या समझ लोगे? तो इसका मतलब याद करोगे। अब याद करोगे ना साथियों, तो ये निश्चित है, मैं बता दूं आपको कि आप एग्जाम में जाके भूल जाओगे। अब कैसे भूलोगे? ये तो देखो परीक्षा का एक दबाव होता है, एक परीक्षा में दबाव का बल कार्य करता है साथियों। ये बल बहुत खतरनाक होता है साथियों। परीक्षा के 2 दिन पहले नींद नहीं आती है हमें, समझ में आ रही है ना? तो ये बल इतना प्रभावी होता है साथियों, इस वजह से हम भूल जाते हैं। तो ट्रिक याद करना, फेंको। तो ये दोनों परिभाषा अभिवृद्धि और विकास की दोनों ही मनोवैज्ञानिक की परिभाषा थी। ये परिभाषा मैंने आपको बता दी, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथ में एक चीज़ बता दूं, यदि आप अपना रीट में सिलेक्शन चाहते हो ना, तो अभी से सीरियस हो जाओ। साथियों मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप सब 15-20 घंटे पढ़ो, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि 15-20 घंटे आपको नहीं पढ़ना है साथियों, लेकिन और पढ़ना है तो आपको घंटे भी नहीं देखने हैं, ये भी फिक्स कर लो। देखो पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि 15-20 घंटे नहीं पढ़ना है आपको, और पढ़ना है तो घंटे भी नहीं देखने। साथ में जब भी आपका मन लगता है ना, जो भी आपकी कठिन विषय है, साथ में मेरा अनुभव बता दूं मैं आपको, यदि आप एक गलती कर रहे हो ना, तो इस गलती को सुधार लेना। जो कठिन विषय है, जैसे कि रीट में 5 सब्जेक्ट आते हैं, 5 में से जो कठिन विषय है ना, अभी उस पर फोकस करने का बहुत ज़्यादा समय है साथियों। मैंने बता दिया कि रीट की भर्ती बहुत आगे खिसक चुकी है। तो साथियों जो भी आपके, जैसे कि आपका द्वितीय सेकंड भाषा संस्कृत हो चाहे अंग्रेजी, जो भी कठिन है ना साथियों, उस पर आप फोकस करेंगे। और मनोविज्ञान का तो मैं यहाँ जो करवा रहा हूँ ना साथियों, मनोविज्ञान में आपको कुछ भी नहीं करना है। जो मैंने वीडियो बताया ना, फर्स्ट से लेकर एंड तक के सारे वीडियो देख लेने हैं, और जैसा मैं लिखा रहा हूँ ऐसे कैसे नोट्स बना लेने हैं। और इन नोट्स को क्या करोगे आप? एग्जाम से पहले पढ़ लेने। देखो मैं कितने शॉर्ट नोट्स लिखवा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं ना कि मैं बहुत बड़ी रामायण लिखवा रहा हूँ, नहीं लिखवा रहा हूँ ना साथियों। शॉर्ट नोट्स लिखवा रहा हूँ, जितना कम कंटेंट में अधिक गागर में सागर बनने वाला यहाँ पे चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी साथियों ध्यान देना, यदि आपको कोई बेस्ट, देखो यहाँ पे तो मैं मेरा पूरा बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप और भी कुछ बेस्ट आपको मिलता है तो आप बिल्कुल लीजिए, हमें कोई नाराज़गी नहीं होगी। और साथियों मैं बता दूं आपको, यदि आपको रीट में सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा साथियों। कोई इस दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी चीज़ आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती साथियों। जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये मतलब शाश्वत सत्य है, ये गलत हो ही नहीं सकता। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मूल मंत्र हैं। और जब आप पढ़ोगे आप सफल होंगे, ये सफलता का मूल मंत्र है। जब आप पढ़ोगे आप सफल होंगे, ये सफलता का मूल मंत्र है साथियों। तो साथियों मैं ये नहीं कहता कि मैंने बोल दिया ना कि आप 5 घंटे ही पढ़ना, भले 6 घंटे पढ़ना, लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू रखना यदि आपका सिलेक्शन चाहते हो तो। और एक दिन बहुत खुशी होगी आपको, आपकी दुनिया बदल जाएगी साथियों। जब आपका रीट में सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो पूरी दुनिया पलट जाएगी। अभी आपके सामने बेरोजगारी का जो तिलक लगा हुआ है ना, बहुत ज़बरदस्त, कि बेरोजगार बेरोजगार, और आपको कहीं मान सम्मान नहीं मिल रहा।
साथियों ध्यान देना, सब लोग अपनी राय बदल लेंगे जब आपका रेट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आनंद के साथ पढ़ते रहिए। साथियों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में घंटी का चिन्ह है उसको दबा ले, ताकि क्या हो, जो भी हमारा नया वीडियो आए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथियों और इसको कम से कम, देखो मैं तो यही कहता हूं कि मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं ना, तो आप भी मेरे लिए कुछ करोगे, ये तो पक्का मेरे को विश्वास है। साथियों आप अपने जितने भी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, उस पर इसको शेयर कर दो कि मनोविज्ञान गणित के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए धाकड़ साइंस क्लासेज ने क्लासेस प्रारंभ कर दी है और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी शिक्षा दी जा रही है साथियों। तो मैं पूरा विश्वास करता हूँ साथियों, क्योंकि आप इस चैनल को शेयर करोगे, क्योंकि देखो मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी क्या करोगे, मेहनत करोगे। साथियों इस चैनल को आप शेयर जो अवश्य कर देना और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।